पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो फेमिनिज्म की बात स्टार्ट हो जाएगी, फिर अपनी किरकिरी होगी। जी मैं महिला आरक्षण के खिलाफ हूँ आर में क्या टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाता है? पूरी तरह से। और इसके अलावा रखा क्या जाता है? अब ये बताओ, इसके अलावा भी कुछ है? बिहार में जो कभी नहीं जाती वो जाती है ना? देखिए, राहुल गांधी जब ओबीसी की बात करें जी या कांग्रेस पार्टी ओबीसी की बात करे, उनके भले की बात करे, ओबीसी की, जी तो जिसने भी कांग्रेस की राजनीति देखी है, और कांग्रेस की राजनीति मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनके परिवार की परिवार राजनीति, के वो मन ही मन हंस सकता है। हम दो, हमारे दो, पहला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। जी मतलब पूरा का पूरा फोकस था सरकार का फैमिली प्लानिंग पे, बर्थ कंट्रोल पे। अब जिसने आपकी बात मान ली, बर्थ कंट्रोल कर लिया, अब आप उसको पनिश करोगे कि आपने क्यों मेरे पिताजी की बात मानी, आपने क्यों मेरे दादी की बात मानी? नहीं भैया, आपकी आबादी घटी है, आपको नौकरी कम मिलेगी। वो हम नहीं जानते आपने क्यों किया। मंडल का कभी कोई दौर ही नहीं था, वो पूरा का पूरा चुनाव वो फोर्स पे हुआ था। और 89 का इलेक्शन थोड़ा मिस्टीरियस था। राजीव गांधी का थोड़ा करिश्मा तो था, इसमें कोई शक नहीं है, एक व्यक्तित्व करिश्मेटिक था। कई चीजें लालू जी के फेवर में भी हो गई थी उस समय। आवाज पिछड़ों को दिया कि नहीं, ये तो संदेश तो गया कि दिया, संदेश तो आज भी है और लगता था कि दिया आवाज, लेकिन पिछड़ों को आवाज तो तभी मिलनी शुरू हो गई ना जब 47 में देश आजाद हुई, तो आपने उनको 134 सीट रिजर्व कर दी SC ST के इलेक्शन में। आपका 27 फायदा मतलब हमारा डायरेक्ट नुकसान। जब 100 में 27 सीट आप ले लिए, वो 27 हमसे कटा, जी SC ST से कटा, जनरल से कटा, माइनॉरिटी से कटा। 70% जहां आपके खिलाफ वोट देगी, आप किसी हाल में उस मुद्दे पे चुनकर आ ही नहीं। आप समझो 100% मुस्लिम्स को कर दिया कर्नाटक में, उसी राह पे चल पड़ा है बंगाल। फिर आपके हिस्से की को ईट अप भी करेंगे वो, तो आपके अपने, और लोग बोलेंगे कि अब हमारी तो सारी हिस्सेदारी वो ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आए दिन हम किसी न किसी प्रकार के डिबेट में तो शामिल होते ही रहते हैं। आमतौर पर डिबेट में 3 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। पहला, जो किसी विषय के पक्ष में बोल रहे होते हैं। दूसरा, जो उसका विरोध कर रहे होते हैं। और तीसरा, जो उन दोनों को सुन रहे होते हैं। आमतौर पे ये भी माना जाता है कि डिबेट का कोई कंक्लूजन नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। हमारा संविधान भी तो कहीं न कहीं इसी प्रक्रिया से होकर गुजरा है। हम कह सकते हैं कि डिबेट लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। लेकिन अब ये बात आती है कि डिबेट में हम किस माइंडसेट के साथ बैठते हैं। डिबेट में आए हुए पॉजिटिव कंक्लूजन को अगर लॉजिकली अपनाते हुए आप अपने विचारों में बदलाव करते हैं, तो सही मायनों में लोकतंत्र के आप सच्चे हीरो हैं। हेलो, मैं प्रेम सागर इंडस ई लॉजिकल के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दा, कास्ट एंड रिजर्वेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ है पंकज सर। सर के बारे में अगर बताऊं तो वो अपने ज़माने के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑल इंडिया टॉपर रह चुके हैं। करीब 1.5 दशक तक इन्होंने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। उसके बाद 10 सालों से स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करवाते आए हैं। चीज़ों के बारे में काफ़ी गहरी समझ रखते हैं और अपनी बातों को काफ़ी मुखर होकर लॉजिकली तरीके से प्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं। तो आइए आज हम पंकज सर से बातें करते हैं और जानते हैं कि उनका मत क्या है कास्ट एंड रिजर्वेशन के ऊपर, और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी कास्ट एंड रिजर्वेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या आम जनमानस को कास्ट पे, जाति के नाम पर वोट देने से फ़ायदा होता है या नुकसान। चलिए हम बातें करते हैं पंकज सर के साथ और जानते हैं उनका मत। सर, आपका मैं इस शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सर, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन होगा कि जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल चल रहा है और कास्ट और रिजर्वेशन को लेकर के मुद्दाएं उठा रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां, तो आपका क्या रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, रिजर्वेशन जो है ना, जी आज के तारीख में जी पॉलिटिकल गिमिक हो गई है, अच्छा सर। एक राजनीतिक टूल हो गई है, राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई है। वो जी देश को इसमें झोंक दिया गया है, अच्छा सर। और ये एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है जिससे देश कभी निकल नहीं पाएगा। कैसे सर? नहीं निकल पाएगा। अब आप समझिए, हम कहां से शुरू किए
और कहां आ गए और आगे कहां जाएंगे। हमने शुरुआत क्या करी, 47 में 22% रिजर्वेशन दिया एससी एसटी को, जी, मोटा बिल्कुल। मोटी उनकी आबादी के हिसाब से, जी, और 20 साल के बाद उसको रिव्यू करनी थी। रिव्यू करना था सर। वो तो कुछ रिव्यू हुआ नहीं। हम्म। फिर मंडल कमीशन ओबीसी का 27% कर दिया, जी, 2019 में ईडब्ल्यूएस का कर दिया। अब स्थिति यहां पहुंच गई है कि एक एक जाति, मराठा ने 10% आरक्षण ले लिया महाराष्ट्र में, अच्छा सर। जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को 10% आरक्षण मिल गई। अब जो अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं जिसको, ओपन कैटेगरी, जी, जम्मू कश्मीर में उनकी आबादी 69% है, उनके लिए सीट बची है केवल 40%। ठीक है, और आप देखिए इसमें कोई पीछे नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में अब 6 पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, टूट के बाद शिवसेना 2 हो चुकी है, 2 हो चुकी, एनसीपी 2 हो चुकी है, 2 हो चुकी जी, एक भाजपा, एक कांग्रेस। एक कांग्रेस। पिछली बार 3 अलग लोग सत्ता में थे, उन्होंने मराठा को दिया आरक्षण, बाद में कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। इस बार दूसरे 3 लोग आ गए, उन्होंने फिर से दे दिया। तो मतलब आरक्षण देने की होड़ मची हुई है। और आप बताओ, आपको क्या लगता है कि जिस दिन ये 100% आरक्षण हो जाएगा, ये कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा? इसका काटो, उसको दो, उसका काटो, उसमें इसका कोई अंत तो नहीं है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। आप कैसे भी वर्गीकरण कर सकते हो। हाँ, अब हम साउथ इंडियन को देंगे, अब हम नॉर्थ इंडियन को देंगे, अब हम गांव के लोगों को देंगे, अब जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए उनको देंगे। इसका तो कोई अंत है नहीं जी। अब देखो इसका पिटफॉल क्या है। सबसे पिछड़ा कौन माना जाता है हमारे देश में? एससी एसटी। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जी, बिल्कुल। आपने उनको 22% आरक्षण दिया था। हाँ, अब देश में 60% और महाराष्ट्र जैसे जगह पे 70% हो गया मराठा आरक्षण के बाद। जी, तो ये जो 42% आरक्षण बढ़ी, ये तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनके अगेंस्ट हो गई। बिल्कुल सर। तो सबसे जो दबे कुचले हैं उनको आपने इंक्लूजन किया कि एक्सक्लूजन किया, बिल्कुल। है ना। ये पिटफॉल है इसका। जी, और देखो आप, आरक्षण को बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। जी, मेरी आप बात समझो, 22% तो एससी एसटी की रिजर्वेशन है, जी, वो तो रहेगी ही, रहेगी। ठीक है। हम्म। इस पे कोई रिव्यू नहीं, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। आप समझो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी होगी। कुछ जाति ऐसी हैं जो कंपीट नहीं कर पा रही होंगी, वो आज भी नहीं कर पा रही हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने एक बहुत समझदारी वाला काम किया है, उन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट और ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, BC1 BC2 करके। बिल्कुल। तो जो बिहार से वैकेंसीज निकल रही हैं वो तो वो पा जा रहे हैं। सेंट्रल से जो वैकेंसी निकलती हैं, 35 साल हो गए ना ओबीसी रिजर्वेशन के। डेफिनेटली। ये पॉडकास्ट को देखने के बाद जो भी उस समाज के होंगे ईबीसी वाले, ठीक है, कुम्हार हुए, लोहार हुए, नाई हुए, धानुक हुए, कानू हुए, जो भी होंगे, वो खुद ही सोच लेंगे कि जो 35 साल से 27% आरक्षण मिल रहा है, जो केंद्र से वैकेंसी निकलती है, उसमें हम कितना पा रहे हैं, और जो 4-5 जातियां बढ़ी हुई है ओबीसी में आगे, उनका शेयर कितना बन रहा है। ठीक है। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका यही हो सकता है कि आप हर 10 साल पे जो जनगणना कराते हो ना, आप इसको भी रिव्यू कर लो। रिव्यू करना चाहिए। ठीक है। आप देखो कि जो जाति आगे बढ़ गई, जैसे आप अगर बिहार में कायस्थ के पास 3% जॉब है, तो ओबीसी की किसी जाति के पास 3% जॉब है, उसको आप जनरल में ले आओ। ठीक है। उनमें जो गरीब होंगे वो तो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये चर्निंग होगा तो नीचे वाले ऊपर आएंगे ना। बिल्कुल। और आपने किया भी है ना। ताती तत्वा जो है एससी में थे बिहार में, उनको आपने ओबीसी में कर दिया। लोहार एसटी में थे, उनको आपने ओबीसी में कर दिया। तो ये आपने किया भी है। एससी एसटी के बारे में मुझे लगता है कि सक्सेसिव रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। सक्सेसिव का मतलब यह है कि 2 पीढ़ी को लगातार नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मैं अगर कलेक्टर बन गया, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य क्या है? जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ापन है उसको मुख्य धारा में लाना। बिल्कुल। अब आप समझ लो कि मैं कलेक्टर बन गया, अगर एससी एसटी से हूं जी, मैं मुख्य धारा में आया कि नहीं आया? डेफिनेटली आ गया सर। आ गया जी। तो जब मैं मुख्य धारा में आ गया तो फिर मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए क्या? नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, उसको फिर नहीं मिले तो तीसरे जनरेशन को आप दे दो, फिर आप तीसरे जनरेशन को दे दो। जी।
और पता है इस आरक्षण के चक्कर में ना मेरिट इतनी मार खा रही है, जैसे मेरिट करा रही है, कहीं कोने में पढ़कर रो रही है वो मेरिट जो है। अभी 4-5 दिन पहले रिलीज हुआ है, अभी जो एग्जाम हुई थी जेईई मेंस वाली, आईआईटी वाली जी। तो जनरल का कट ऑफ जो था वो 92 था, मतलब 91 नंबर पाकर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, और वहीं किसी कैटेगरी में 37 कट ऑफ था। तो मतलब 91 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, 37 वाले का हो गया। हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। आप मान लो कि यूपीएससी की 1000 वैकेंसी आई, ठीक है, उसमें 200 सीटें 20% जो है वो आईएएस की है। बहुत बनते हैं ना जी। आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, फिर आईआरएस में आते हैं, रेलवे मिलता है, बहुत कुछ है। जी। तो मान लो कि 200 सीटें जो है 20% वो आईएएस की है, ठीक है, 1000 में। जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है जिसकी रैंकिंग 81 आएगी उसको आईएएस नहीं मिलेगा, और जिसकी रैंकिंग 401 आएगी उसको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं पे रिजर्व कैटेगरी में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी रैंकिंग 825 होगी, उसको आईएएस मिल जाएगा। 81 वाले को नहीं मिलेगा, 825 वाले को मिल जाएगा। तो पहले तो इसमें आपको यह देखना है कि कौन जातियां लाभ उठा रही है, किनको लाभ नहीं मिल रहा है। जो मुख्य धारा में आ चुकी हैं उनको आपको चयन करना पड़ेगा, नहीं तो जो पीछे हैं वो पीछे ही रह जाएंगे। और आप एक बात बताओ मुझे, आरक्षण देते हुए आज 80 साल हो गया, डेफिनेटली सर। तो 80 साल में आरक्षण का कोई फायदा नहीं हुआ क्या? और लोग पिछड़ते जा रहे हैं कि आप आरक्षण बढ़ाने की बात करते जा रहे हो। हाँ तो सर, इसका मतलब तो लोग और पिछड़ते जा रहे हैं। ये लॉजिकल है सर, बहुत इलॉजिकल नहीं है, पॉलिटिकल गिमिक है। ऐसा नहीं है, जो ये सब मुद्दा लाते हैं ना पूरे होशो हवास में लाते हैं। इलॉजिकल तो तब होता है जब वो होशो हवास में नहीं लाते, लेकिन इसके पीछे बहुत कहानी है ना। जी। सर, तो आपका तो मैंने राय जान लिया कि रिजर्वेशन के बारे में क्या है, जी। लेकिन सर अब राहुल गांधी के बारे में बात करें कि आजकल वो ओबीसी कार्ड बहुत ज़्यादा पीच कर रहे हैं। जी जी। कह रहे हैं कि ओबीसी के बारे में तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जब ओबीसी की बात करें जी। या कांग्रेस पार्टी ओबीसी की बात करे, उनके भले की बात करे, जी। ओबीसी की, जी। तो जिसने भी कांग्रेस की राजनीति देखी है, और कांग्रेस की राजनीति मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनके परिवार की राजनीति, रही हो। वो मन ही मन हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। वो ये सोच सकता है कि अब इसके बाद कुछ और सुनने को बच नहीं गया। राहुल गांधी ओबीसी के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो अब दुनिया में इसके बाद कुछ सुनने को बच नहीं गया है। क्यों सर? बताता हूं मैं आपको। आजाद हुआ देश, जी। सरकार बनी 47 में, हम्म। तब से लेकर के 77 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। जी। मोस्ट ऑफ द टाइम, जी। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ऑलवेज, बिल्कुल सर, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके फैमिली की फैमिली सरकार की रही, सरकार रही। हाँ। है ना। थोड़ा सा एक पीरियड छोड़ दें 2 साल का लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो और जो 2 बार केयर टेकर थे गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है। कभी ओबीसी की याद नहीं आई। पहली बार सत्ता गई कांग्रेस से इमरजेंसी के बाद, तो मंडल कमीशन का गठन हुआ, गठन हो गया, सरकार गिर गई। फिर एक बार इंदिरा जी की सरकार आई, और फिर एक टर्म राजीव गांधी की रही। वो मंडल कमीशन को आराम से दबा के ठंडे बस्ते में रख दिया गया। फिर 89 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, फिर 90 में मंडल कमीशन को इंप्लीमेंटेशन की बात हुई। तो मतलब आप सरकार में रहकर आपने मंडल की कभी बात ही नहीं की। और जब वो ये कहते हैं ना कि ओबीसी के बारे में पढ़ाया नहीं गया, तो ओबीसी तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में पढ़ाया जाए। बिल्कुल सर, हम लोग को भी नहीं पढ़ाया गया, है ना। फिर आप भी वही बात कर रहे हैं। आप तो समझदार लग रहे हैं मुझे। मैंने क्या पढ़ते उनके बारे में आप? ओबीसी क्या है? आरक्षण के लिए कैटेगराइजेशन है, बिल्कुल वर्गीकरण है। फिर आप कह दे कि हमको तो ईडब्ल्यूएस नहीं पढ़ाया गया, हमको क्रीमी लेयर नहीं पढ़ाया गया जी, हमको महादलित नहीं पढ़ाया गया, हमको ईबीसी नहीं पढ़ाया गया, तो ये तो कोई चीज है नहीं। और राहुल गांधी के केस में आप तो पढ़े हार्वर्ड से, आप तो पढ़े रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से, तो वहां तो भारत की जातियां यूं भी क्यों पढ़ाई जाती? बिल्कुल ठीक है। और नहीं पढ़ाया गया तो आपने तो मौर्यन एम्पायर सुना होगा ना। हाँ।
अशोका के बारे में सुना होगा, सम्राट अशोका के बारे में, अशोका द ग्रेट बोलते हैं, कलिंगा युद्ध जी। वाले। जी। तो ओबीसी तो थे, पूरी मौर्यन एम्पायर ओबीसी थी। बनारस के पास जो सारनाथ है, जाकर देखो, पूरी इंस्क्रिप्शन है उनके बारे में लिखा हुआ, मौर्यन के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया, ओबीसी थी। बचपन में आदमी रहता है, बिल्कुल 1 और 2 में पढ़ाया जाता है कि हमारे 2 महाकाव्य हैं, एपिक हैं, महाभारत और रामायण। जी। महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास ओबीसी थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर बुक्का ओबीसी थे। पूरी विजयनगर साम्राज्य ओबीसी थी। और अब आप जब मुस्लिम को शामिल कर रहे हो ओबीसी में, कर्नाटक में आपने 100% कर दिया, ठीक है, बाकी जगह भी वही राह पे चल रहे हो आप। तो मुस्लिम को आप शामिल कर रहे हो ओबीसी में, तो इसका मतलब कि बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, और बाबर से पहले भी जो दिल्ली सल्तनत बनी थी, सब ओबीसी तो थे। इसका मतलब तो यही निकला। जी। और देखो हिस्ट्री कैसे डिस्टॉर्ट होती है। अब आप मुस्लिम को ओबीसी में शामिल कर रहे हो। अब मुस्लिम यहां पे इन्वेडर थे, वो आक्रमणकारी बनकर आए थे, ठीक है। जी। अब किताबों में लिखी जाएगी कि मुस्लिम ओबीसी थे। 300, 400, 500 साल बाद डिस्टॉर्टेड होते 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 कोई हिस्टोरियन लिख देगा कि ओबीसी इस देश में आक्रमणकारी बनकर आए थे। और उसके बाद भी राहुल गांधी को लगता है कि ओबीसी के बारे में नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाने की जरूरत है। तो जब आपकी सरकार आएगी, या अभी जहां आपकी सरकार है, तो वहां आप टेक्स्ट बुक में ओबीसी के बारे में पढ़ाओ ना, पढ़ाओ, फुटनोट ऐड करो, हाईलाइट करके लिखो। लिखो कि ओबीसी है कैटेगरी, 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही, एक भी ओबीसी से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, एक भी राष्ट्रपति नहीं बनाया, एक भी उपराष्ट्रपति नहीं बनाया। चलो 70 साल आप नहीं थे, आपके पीरियड में 10 साल में 2 राष्ट्रपति बने, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी। 2 बार उपराष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी। और जब मैं बात करता हूं ना ओबीसी की, तो मैं उस ओबीसी की बात करता हूं जिसने मंडल कमीशन ने जिसके बारे में बात की थी। हरियाणा के जाट की नहीं, गुजरात के पाटीदार की नहीं, महाराष्ट्र के मराठा की नहीं, वोकालिंगा की नहीं, लिंगायत की नहीं, मैं उस ओबीसी की बात करता हूं जिसके बारे में मंडल कमीशन ने बात की थी, है ना, जो रियल सेंस में ओबीसी थे। तो आप पढ़ाना कि अभी तो 35 साल से तो हम यूपी में सत्ता में नहीं है, पर इसके पहले जो 14 मुख्यमंत्री हमने यूपी में बनाए थे, एक भी ओबीसी का नहीं बनाया था। आप आगे ये भी पढ़ाना राहुल गांधी जी कि बिहार में भी 35 साल से सत्ता में नहीं है, डायरेक्टली तो है कई बार, लेकिन उसके पहले जो 18 मुख्यमंत्री बनाए थे, तो 10 महीने का एक पीरियड छोड़ दीजिए दारोगा प्रसाद राय का, तो कभी ओबीसी नहीं बनाया। आजादी के बाद जो 47 में पहली कैबिनेट बनी नेहरू जी की, मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं, डिप्टी मिनिस्टर्स की, स्टेट मिनिस्टर्स की नहीं, तो वो जो पहली कैबिनेट थी ना, उसमें मुस्लिम्स थे, उसमें क्रिश्चियन थे, उसमें सिख थे, उसमें पारसी थे, उसमें गुजरात के पाटीदार थे, पटेल साहब थे, उसमें राजपूत थे, उसमें कायस्थ थे, तमिल ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित थे, महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। ओबीसी देखना कोई था कि नहीं था। यह संयोग हो सकता है, बाकायदा मंथन चला होगा, आपने देखा होगा कि ओबीसी को बनाना है, नहीं बनाना है, क्या आपको सूट कर रहा है, जान के तो अनदेखा, या अनदेखा तो हो नहीं सकता, सोची समझी रही होगी बिल्कुल। या तो आप फिर ये मान लो कम से कम 28-30% तो आबादी रही होगी रियल सेंस में जो ओबीसी है, तो या तो फिर आप देश के सामने ये स्वीकार कर लो कि उस 30% आबादी में कोई हमें ऐसा मिला ही नहीं जिसको हम बिहार में मुख्यमंत्री बना पाते, या यूपी में मुख्यमंत्री बना पाते, या पहली कैबिनेट में जगह दे पाते। सच्चाई तो यह है। आज बात कुछ करें, अभी मैं कहीं देख रहा था, अब कहीं रैली में बोल रहे थे वो कि भारत की टॉप 500 कंपनीज ले लें अगर, जी हाँ, तो किस किस जातियां की है? कंपनी का सरकार बना कर देती है। बिल्कुल सर। धीरू भाई अंबानी ने जो रिलायंस खड़ा किया है, पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, कोई बहुत फ्लरिशिंग फैमिली से नहीं थे, वो हाई स्कूल भी पास नहीं थे। अब आप क्या चाहते हो? उन्होंने मेहनत से, लगन से एम्पायर खड़ा कर दिया, तो उसका मालिकाना किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए?
उसी रैली में कह रहे हैं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल किस जाति की है। अच्छा, 80 साल से डॉक्टर्स तो लोग बन रहे हैं रिजर्वेशन पे, बिल्कुल सर, डॉक्टर तो आप बन गए। बिल्कुल। अब उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से इलाज करो, पेशेंट तो आएंगे ही, है ना, डॉक्टर तो बन रहे हो ना आप। और उसके बाद भी राहुल गांधी को लगता है कि नहीं, गलत हो रहा है, तो कम से कम कांग्रेस की पार्टी को, अपने एमपी को, अपने एमएलए को, अपने कार्यकर्ता को तो ये मैंडेट कर देना कि आपको भैया इलाज कराना है तो अमुक जाति के डॉक्टर से ही कराना है, या रिवर्स मैंडेट कर दें कि आपको अमुक जाति के डॉक्टर से इलाज नहीं कराना है। बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं आजकल। ऐसा लग रहा है कि सत्ता से दूरी अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही है और जनता समझ नहीं पा रही है। अच्छा सर। सर ये काफ़ी मज़ेदार था ये आपने जो आंसर किया राहुल गांधी के ऊपर। और सर एक बात आती है खासतौर पे बिहार में महिला आरक्षण, अब लिंग के आधार पर भी आरक्षण होने लग गए हैं सर, तो इस पे आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं आप? नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, नहीं तो फेमिनिज्म की बात स्टार्ट हो जाएगी, फिर अपनी किरकिरी होगी। जी। मैं महिला आरक्षण के खिलाफ हूँ, महिलाओं की नौकरी के खिलाफ नहीं। अच्छा सर। मेरी वाइफ जो है ना जी। अभी नौकरी के 20वें साल में है। अच्छा सर। और जब मैंने शादी भी की थी ना तो नौकरी के उनके 3-4 साल हो चुके थे। मैं महिलाओं की नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, और उसके बाद से 4 बार वो प्रमोशन भी ले चुकी हैं। ठीक है। दूसरा, हम भाइयों में 4 बेटी ही है। अच्छा सर। तो मुझे तो स्वार्थी होकर इसका सपोर्ट करना चाहिए, पर जैसा आपने पहले कहा, मैं मुखर होकर बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। जरूरी भी है सर आज के टाइम पे। जरूरी का तो मुझे पता नहीं, जरूरी होता तो सब लोग सत्य बोल रहे होते है ना। जी। अब आप देखो, अब जैसे नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, महिलाएं खुश हो रही हैं, उनकी बेटियों की नौकरी लग रही है। एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? किस प्राइस पे? अगर बेटी की नौकरी लग रही है ना तो कहीं ना कहीं बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। हाँ, ये लॉजिकल है सर। लॉजिकल बात है जी। दूसरा, आप क्या साबित करना चाहते हैं महिला आरक्षण दे करके? आप पेरेंट्स पे ये ब्लेम लगा रहे हो कि बेटे बेटी में हम फर्क कर रहे हैं? आपके आसपास आज की तारीख में कोई दिखता है कि बेटा डीपीएस में पढ़ रहा है, बेटी सरकारी स्कूल में? नहीं, आज के डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम घर में पैदा लिए, सेम परवरिश, फिर काहे का फर्क, काहे का आरक्षण? मैं कलेक्टर हूं तो मेरा बेटा आर्थिक सामाजिक रूप से आगे रह गया और मेरी बेटी आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी रह गई, ये हो सकता है क्या? नहीं। और ये पॉडकास्ट देखते देखते बहुत सारे जो फीमेल गर्ल्स कंपटीशन की एस्पिरेंट होंगी ना, उनको अगर क्रोध आएगा ना, मेरी बात बुरी लगेगी, तो मैं उनको बता दूं कि अभी आपको मेरी बात बुरी लगेगी। आपको मेरी बात सही कब लगेगी? जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके घर में 2 बेटे हो जाएंगे, 10-10 नंबर ज्यादा उनको आएगा, पड़ोस में 2 बेटियां रहेंगी, आपसे अच्छे आर्थिक रूप से रहेंगी, 10-10 नंबर कम पाकर वो नौकरी करेंगी, आपका बेटा घर बैठेगा। और जब लड़का 10 नंबर ज्यादा लाकर घर बैठेगा, लड़कियां नौकरी करेंगी या उसकी वाइफ ही नौकरी करेगी, उसको घुटन होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी सर। घुटन होनी है, हर हाल में होनी है। और भी बहुत सारी बात है, जैसे आप समझो कि अब 35% महिला आरक्षण पुलिस में है। क्या पुलिसिंग हो सकती है महिलाओं के सहारे? कम संभव है सर। कुछ तो फिजिकल एस्पेक्ट है ना। बिल्कुल। अब जो कहते हैं कि नहीं कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि अगर फिजिकल एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है तो स्पोर्टिंग इवेंट में, ओलंपिक में हम अलग अलग कैटेगरी क्यों करते हैं? हाँ? और फिर महिलाएं आज पीछे कहां हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप देखो, ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, शीला दीक्षित अपने बल पे राज्य पूरी जीत जाती हैं। इंदिरा गांधी अपने बल पे देश जीत जाती थी। शक्ति दुबे इस बार की जो आईएएस टॉपर है, महिला है। आप देखो, शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की सीईओ थी जी। चंदा कोचर जी। आईसीआईसी बैंक की सीईओ थी। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई बैंक की चेयरमैन थी। पीछे कहां है वो? डेफिनेटली। बिल्कुल आरक्षण नहीं होनी चाहिए महिलाओं की। और है भी कहां? बहुत जगह नहीं है, ज्यादातर जगह नहीं है, केवल बिहार में है। और ये तरखी मुझे पसंद नहीं आता कि महिलाएं खुश हो रही हैं, वोट दे रही हैं कि उनके बच्ची को नौकरी लग रही है। अरे किस कॉस्ट पे लग रही है?
और भी बात है, अब पता नहीं ये पॉडकास्ट में बोलना चाहिए कि नहीं। नहीं सर, बिल्कुल खुलकर बोलें सर आप। फैक्ट है, लेकिन सामाजिक फैक्ट है। एक लड़का नौकरी करता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के को ही नौकरी लगनी चाहिए या लड़की को नहीं नौकरी लगनी चाहिए, कंपटीशन फेयर लो, जिसका हो उसका हो, लेकिन एक लड़का नौकरी करता है ना, जैसे आप अगर नौकरी करेंगे ना जी। तो आपके घर में आपका भाई, भतीजा, मौसेरा भाई, मामा, मदर, फादर कोई परेशान होंगे ना, आप अपनी क्षमता के अनुसार सबको देख लोगे या प्रयास करोगे, लेकिन आपकी वाइफ शायद नहीं देख पाए सबको। यह है फैक्ट है। तो नहीं, महिला आरक्षण का मैं तो समर्थन नहीं करता, हालांकि मुझे स्वार्थी बन करके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में करना चाहिए, लेकिन नहीं। और सर इतने सारे महिलाओं का आपने नाम लिया जो इतने अच्छे पोस्ट पे थे, हाँ, तो ये सब आरक्षण के बल पे तो गए नहीं थी वहाँ पे। नहीं नहीं, आरक्षण है ही कहाँ बिहार के बाहर, वही मैं कह रहा हूँ सेंटर के जॉब में थोड़ी कहीं ये सब आरक्षण। कहीं ना कहीं अपने बलबूते वहाँ पे पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल अपने बलबूते पहुंचे। किरण बेदी, बिल्कुल सर। उनसे ज्यादा किस आईपीएस का नाम है? उनका हो सकता है केपीएस गिल का, उसके अलावा किरण बेदी ज्यादा नाम किसका है, किस आईपीएस का है? जी। ये सब नहीं होने चाहिए। लता मंगेशकर से ज्यादा टैलेंटेड सिंगर कौन है? रफी साहब, मैं कह तो डिबेटेबल है, ये अलग हो चीज़ सकता है कि रफी साहब हो, जी, लेकिन लता मंगेशकर भी कम तो नहीं है, नहीं है सर, किसी हाल में। लेडीज कम नहीं है, एकदम नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। और जिसको भगवान ने सुपीरियर बना के भेजा, और कोई जरूरत नहीं आरक्षण की। अगर एक ही परिवार का एक ही माहौल है, एक ही संसाधन में बेटे बेटे पल रहे हैं, फिर काहे का बेटे को पीछे रख रहा हो आरक्षण से? नहीं होनी चाहिए। ये भी गिमिक ही है एक तरह का। जी जी सर, ये तो हो गया महिला आरक्षण पे। हाँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगराइजेशन और ओबीसी क्रीमी लेयर क्लासिफिकेशन, इस पे क्या कहेंगे आप? ये थोड़ा हास्यास्पद है। कैसे सर? ऐसे ऐसे तथ्य हैं जिससे बहुत लोग अवेयर नहीं है, और ये आपको नहीं लगता कि एकदम प्रयोगशाला टाइप का कुछ है? SC ST कुछ केस में कुछ नहीं, ओबीसी के केस में क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस के केस में घर। देखिए ईडब्ल्यूएस में क्या है ना, क्रीमी लेयर क्या है ओबीसी का, 8 लाख से ज्यादा की जिनकी इनकम है वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। साल की 8 लाख से ज्यादा की इनकम है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में भी यही है, जिनकी 8 लाख से कम है, मतलब उल्टा करके है। हाँ। चीज बिल्कुल सेम है जी। लेकिन ईडब्ल्यूएस में क्या है ना कि एक अलग से है कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है बचपन से लेकर आज तक एक खास समाज के साथ, एक खास जाति के लोगों के साथ ही बिताई है। आप समझो उन्हीं के बीच में बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा होऊंगा, उनके बीच ही खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, सब ठीक ठाक है, मिडिल क्लास ही था। कुछ लोगों के पास रेगुलर इनकम नहीं थी, थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ लोगों की थी ऐसी। आरक्षण से तो फायदा हुआ है, लेकिन जिनके पास स्थिति अच्छी नहीं भी थी ना, उनको घर था एक, कभी अच्छे समय में बन गया होगा तो, या जमीन रही होगी बना लिया, जमीन तो पहले सस्ता कभी खरीद लिया होगा, या पड़ी होगी पुश्तैनी जमीन अपने हिस्से में, मतलब घर थी कम से कम। अब घर होने से बहुत फायदा हो जाता है, बहुत टेंशन दूर हो जाती है। बिल्कुल सर। एक तो आदमी पटना में रह सकता है, किराए की झंझट नहीं, तो शहर में रहता तो अच्छे से पढ़ सकता है, बहुत कुछ हो जाता है। अब जैसे मेरे एक स्टाफ भी थे, उनकी बेटी मेरी स्टूडेंट भी थी, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वो खुद कहते थे कि सर अगर मैं ये घर बेचूंगा तब तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी घर का हम मरम्मत भी नहीं करा सकते। खैर उनकी बेटी पढ़ने में अच्छी थी, फॉर्म भरा, ओबीसी कैटेगरी से उनकी नौकरी हो गई, बैंक में 6-7 साल हो गए, अब तो प्रमोशन भी हो गया, 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह भी हो गई। अब अगर वो ईडब्ल्यूएस में होती या ओबीसी में भी एक घर वाला चक्कर होता तो उनकी नौकरी तो नहीं लग पाती। और देखो आप, 1000 स्क्वायर फीट का घर, अगर 950 स्क्वायर फीट का घर है हमारा मुंबई में थाने में, तो वो 5 करोड़ का हो सकता है। बिल्कुल सर। पर मुझे रिजर्वेशन तो मिल जाएगी क्योंकि लेस देन 1000 है। वही अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है सहरसा में, वो 25 लाख का ही रहेगा, लेकिन रिजर्वेशन मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि वो 1000 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, आप समझो कि किसी के पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं है,
बड़ी गरीबी है, लेकिन घर है तो वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता। किसी के पास ठीक ठाक इनकम है, 8 लाख की, 7.5 लाख की, 10,000 रेंट पे घर भी ले लिया है, या उसके पास घर है छोटा सा 700-800 स्क्वायर फीट का, वो पा जाएगा ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। और मेरा सिस्टम से एक और सवाल है कि जब ऐसे लोग जिनकी ना आमदनी थी ना घर थी, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया आपने रखा है, तो उनको आज तक आप लोगों ने ओपन कैटेगरी में कैसे रखा था? सिस्टम की बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है ये? बिल्कुल। अब ओबीसी वाला और हास्यास्पद है। क्रीमी लेयर का जो क्लासिफिकेशन है, बहुत कम लोग जानते होंगे इस बारे में। उसमें क्या है ना कि अगर आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी में डायरेक्ट आपकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, या 40 साल से पहले आप प्रमोट होकर के ग्रुप ए या ग्रुप बी में हो जाना चाहिए। अब आप समझो, रेलवे में जो ट्रेन मैनेजर होता है, जिसको पहले गुड्स गार्ड बोलते थे, स्टेशन मास्टर, टीटी, कोई ग्रुप ए ग्रुप बी में नहीं आते, सबको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और समझो, कोई बच्चा है जिसके माता पिता दोनों ने एसबीआई में इसलिए बोल रहा हूं कि एसबीआई में 4 इंक्रीमेंट ज्यादा है, ओके। एसबीआई में बैंक क्लर्क ज्वाइन कर लिया, 40 साल के बाद, 40 साल तक क्लर्क ही रहे, 40 साल के बाद प्रमोशन लेना शुरू किया, 55 साल होते होते दोनों माता पिता एजीएम बन गए, दोनों के 2.5 लाख रुपए तनख्वाह हो गई। तो कितनी सैलरी हो गई महीने की? 5 लाख, साल का 60 लाख। नौकरी पक्की, साल का 60 लाख रुपए तनख्वाह है, 5,000 स्क्वायर फीट का घर है, घर में लंबी गाड़ी लगी हुई है, रिटायर होंगे दोनों 5-5 करोड़ पाएंगे, दोनों 1.25 लाख पेंशन पाएंगे, लेकिन उनको ओबीसी के रिजर्वेशन की बेनिफिट मिलेगी। और वहीं कोई छोटा मोटा दुकानदार है, मिठाई बेचता है, कुछ भी करता है, 8 लाख रुपए किसी तरह से कमा लेता है। एक तो दुकान ऐसे भी रिस्की है, बिजनेस वेंचर्स तो कोई ठिकाना तो है नहीं ना जी। ना पेंशन है, ना सिक्योरिटी है, कुछ भी तो नहीं है। आज चल रही है, कल बहुत सारे बिजनेस खत्म हो गए ना, एसटीडी बूथ की बिजनेस खत्म हो गई, बिल्कुल। ऑडियो कैसेट की बिजनेस खत्म हो गई, साइबर कैफे की खत्म हो गई। तो अगर उसको 8 लाख कमा रहा है मिठाई बेच के या कुछ, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि लेट इनकम बी द सोल क्राइटेरिया। उसके अलावा आप बताओ कि 40 साल के बाद जो पैसा मिल रहा है उसका वैल्यू कम, उसके पहले ज्यादा, उसके पहले हमको ग्रुप ए होनी चाहिए, उसके पहले ग्रुप बी होनी चाहिए, क्या है ये सब? फिर तो वही बात है, जो आगे बढ़ गए वो पाते रहेंगे। लेट इनकम बी दी सोल क्राइटेरिया। 8 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, फैमिली, पापा की, मम्मी की, तो आप ओबीसी के क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है? वैसे ईडब्ल्यूएस में भी होना चाहिए था। और एक मजेदार बात सुनो, पेरेंटल इनकम देखी जाती है। पेरेंटल इनकम का मतलब यह है ना कि अब जैसे सूर्य कुमार यादव या राजकुमार राव, इन्होंने यूपीएससी की फॉर्म भर दी, तो ये मर्सिडीज बेंज में आएंगे एग्जाम देने, और ये क्रीमी लेयर में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंटल इनकम देखी जाती है। मैंने समझाने के लिए समझाया। मुझे पता नहीं होता है कि सूर्य कुमार यादव के फादर बड़े एम्प्लॉयमेंट में हो, ग्रुप ए ग्रुप बी में हो, या राजकुमार राव, मुझे पता नहीं है, मैंने समझाने के लिए समझाया, ये एजम्पशन करके कि उनके पेरेंट्स ग्रुप ए ग्रुप बी में नौकरी नहीं करते थे। तो मर्सिडीज बेंज में आएंगे, एकदम करोड़ों की बैंक बैलेंस है, पर वो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। यही है सर। अब आरक्षण की बात अगर की ही जा रही है, महिला आरक्षण पे हम लोग बात कर लिए, ओबीसी कैटेगराइजेशन, ईडब्ल्यूएस पे बात कर लिए, अब सर धर्म को लेकर के आरक्षण की बात की जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली धर्म को लेके नहीं है, क्या है ना कि धर्म में उन्होंने जात बना दिया। अच्छा। मुस्लिम्स में उन्होंने ओबीसी बना दिया। होते नहीं है। मुस्लिम का जो कोर बिलीफ है ना जी। आप इस्लामिक स्कॉलर से बात करोगे तो बताएंगे कि उनके यहाँ कोई कास्ट सिस्टम ये सब है ही नहीं। है नहीं। ओके। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम को ना ओबीसी में शामिल करने के पीछे एक कारण भी है। क्या सर? आप मानो ना मानो, पर मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मंडल कमीशन 77-79 में जो भी आई जी,
मंडल कमीशन की बात हुई, जो सरकार गिर गई उसके बाद पूरे देश से वो साफ हो गई, धीरे धीरे खंडित होकर के जनता पार्टी का नामो निशान नहीं बचा। फिर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने के प्रयास किए, फिर सरकार गिरी, फिर चुनाव हुआ, पूरे देश से साफ हो गए, धीरे धीरे खंड खंड होके जनता दल भी देश से खत्म हो गए। सोच समझकर इसलिए शामिल किया जा रहा है ना कि गिनती आपकी, नौकरी हमारी। मंडल कमीशन एक ऐसी चीज है ना जो कभी वोटिंग से आप ले ही नहीं, आंदोलन करके चुनाव में जाकर के आप ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो मंडल कमीशन थी, फिर मैं रियल से मैं मंडल कमीशन की बात कर रहा हूं, जिसमें मुस्लिम्स ये सब नहीं थे, जिसमें जाट पाटीदार ये सब नहीं थे, आज भी ये सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो उनकी आबादी कितनी रही होगी? 28-30%। ठीक है, तो 30% लोगों को फायदा हो रहा है और 70% लोगों को, आपका 27 फायदा मतलब हमारा डायरेक्ट नुकसान। जब 100 में 27 सीट आप ले लिए, वो 27 हमसे कटा जी, SC ST से कटा, जनरल से कटा, माइनॉरिटी से कटा, तो 70% जहां आपके खिलाफ वोट देगी, आप किसी हाल में उस मुद्दे पे चुनकर आ ही नहीं सकते। अब आप समझो, मंडल कमीशन को लेकर के या ओबीसी आरक्षण को लेकर के आप चुनाव में अगर जाते, या जब भी गए भी, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सब राज्य में खाता खुलना असंभव था, खुल ही नहीं सकता था। जैसे बंगाल देख लो, आज के डेट में नियर अबाउट 30% मुस्लिम्स हैं जी, 25, 26, 27, 28% SC ST मिला करके 58 तो यही होगा। फिर जनरल, जब ये सब आपके खिलाफ वोट करेंगे, महाराष्ट्र में 25-26% तो मराठा ही है ना, फिर मुस्लिम्स, फिर जनरल, तो जब सब आपके खिलाफ ही वोट करेंगे तो आप चुन के आओगे कैसे? तो एक तो शामिल करना इसलिए भी बड़े दिमाग से उन्होंने शामिल किया है ओबीसी के लीडर्स ने जी, मुस्लिम्स को। दूसरा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि जब भारत में जाति जन्म से होती है तो धर्म आप कैसे चुन सकते? आप ब्राह्मण हो और आप मुस्लिम धर्म अपना लो तो आप ब्राह्मण भी रहोगे, क्योंकि जाति धर्म से, जन्म से जाति होती है, वो तो कोई आपका हटा ही नहीं सकता, तो आप ब्राह्मण भी रहोगे, मुस्लिम भी रहोगे। इस सुन के भी कैसा लगता है? बिल्कुल सर, ये है ना। आप कहीं चले जाओ, मुस्लिम में कहीं कोई ओबीसी है क्या? ये कहां से पढ़ के आ गए? राहुल गांधी या कोई भी फिलीपींस से पढ़ के आ गए, मलेशिया से पढ़ के आ गए, इंडोनेशिया से पढ़ के आ गए। आप जाओ स्पेन में, अगर बताओ, स्पेन में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, जर्मनी में, कि भैया हमारे यहाँ तो क्रिश्चियन जो है वो ट्राइबल होते हैं, कैसे हंसेंगे वो? बोले कब हुआ यार ये? अब इसमें क्या हुआ है ना, मुस्लिम का तो मैंने आपको बता दिया। तो पहले तो धर्म परिवर्तन नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। जब आदमी जाति जन्म से होगी तो धर्म भी जन्म से होगा, जन्म से होनी चाहिए। और मुस्लिम का कोर प्रिंसिपल ही है कि उनके यहां जाति नहीं है। प्लस जो आप कहते हो आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन बरसों से, तो बरसों से कहां? अरब इन्वेजन में आए, या टर्की से आए, या मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान से, 600-700-800 साल का इतिहास है। आपके यहाँ आक्रमणकारी बन के आए, आपके यहाँ फिर राज ही किया, तो आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन वाले कैटेगरी में भी वो नहीं आ रहे हैं, है ना। उनको आपने ओबीसी कर दिया। यहां क्या हुआ है ना कि आज भी जो नोटिफाइड ट्राइबल है ना, उनको समझाना पड़ेगा आपको। वो तो शामिल तो हो गए क्रिश्चियन, और देखो, और इसमें देखो, अगर एक SC ST इस्लाम कबूल करता है तो वो SC ST नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ, क्रिश्चियन मुस्लिम इन लोग में SC ST नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में है ये। तो इसका भी फायदा उठाया गया है कि उनको SC ST तो कर ही नहीं रखते, तो ओबीसी कर दो, संख्या बढ़ानी है। सबसे आश्चर्य क्या लगेगा आपको, आपने पिछले 20 साल 30 साल जब से ये सब आरक्षण चल रहा है, कभी कोई मुस्लिम नेता को
कोई मुस्लिम आंदोलन, कोई जैसे मराठा का मूवमेंट चल रहा है, कभी गुज्जर का चला, कभी पाटीदार का चला, ठीक है, जी। कभी आपने देखा कि मुस्लिम ने कोई मूवमेंट चलाया कि हमको आरक्षण चाहिए, नहीं। हमको ओबीसी करो? वो मांग भी नहीं रहे हैं बेचारे, अच्छा, जबरदस्ती दे रहे हैं। दिमाग लगाया गया है ना, मैं तो आपको बोल रहा हूं दिमाग लगाया गया है। वो मांग भी नहीं रहे हैं, कभी कोई आंदोलन नहीं चलाया, ठीक है। आपको ना ट्राइबल को समझानी पड़ेगी। यूं भी अगर आप अपना घर छोड़ देते हो प्रेम, जी। कि मैं घर से रूठ गया, तो फिर घर की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी क्या रहेगी? क्या रहेगी? लेकिन ट्राइबल ना आज भी इतने अनअवेयर हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए, उनको समझानी पड़ेगी कि आप वापस, पहले तो धर्म परिवर्तन कानूनी बना देना चाहिए। ये नहीं होगा, बिल्कुल। ये लॉजिकली नहीं है। जब जाति जन्म से होगी तो धर्म कैसे जन्म से नहीं होगी? हम्म, तो उनको समझाना चाहिए कि आप वापस आ जाओ, नहीं तो आपकी बेनिफिट चली जाएगी। आप हिंदू में जन्म लिए थे, आप नहीं कन्वर्ट हो सकते हो। दूसरी बात आप और समझो, आज तो वो कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, पर हैं तो ट्राइबल। बिल्कुल। उसमें ट्राइबल होगा, उसमें एससी एसटी नहीं होगा। आप ये सोच लो, एससी नहीं होगा पर ट्राइबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो हिंदू जातियां हैं या भारत की जो अपनी धर्म है, बुद्धिस्ट, बुद्ध महावीर यहीं पे थे 3000-4000 साल पहले, उसमें तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं एससी से। जितने भी बुद्धिस्ट हैं, मोस्ट अंबेडकर साहब भी बुद्धिस्ट हो गए थे। जी। एक बार कांशीराम जी ने प्लान बनाया था कि हम 5 करोड़ लोग साथ बुद्धिस्ट हो जाएंगे। अच्छा। फिर वो मायावती जी ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे देश में तब ऐसा होंगे। तो उसमें आप हो सकते हो, लेकिन मुस्लिम में आप एससी नहीं हो सकते नहीं हो। हो सकता। तो आपको ट्राइबल को समझानी पड़ेगी। आज तो वो ट्राइबल हैं, धीरे धीरे वो क्रिश्चियन हो जाएंगी, अगली पीढ़ी में सही क्रिश्चियन से शादी हो जाएगी, फिर तो वो ट्राइबल नहीं रहेंगे, ठीक है। उनका अभी मैरिज का एक अलग लॉ है, तो कितना दिन चलेगा? फिर वो ट्राइबल नहीं रहेंगे। तब वो कहेंगे कि मैं पहले भी क्रिश्चियन थी पर ट्राइबल थी, अब मैं क्रिश्चियन हो गई तो अब मैं ट्राइबल, मेरा ट्राइबल स्टेटस खत्म क्यों हो गया? पहले आप कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, आप धीरे धीरे क्रिश्चियन होते 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 आप सही में क्रिश्चियन से शादी होने लगेगी। जी। एक तो वही है कि कोई आरक्षण मांग भी नहीं रहा, आप दे रहे हो। कोई रैली नहीं निकाली जा रही है कि हमको ओबीसी में शामिल करो, हमको आरक्षण दो। 30 साल में कोई इतिहास नहीं है, कोई उनके नेता ने नहीं कहा। मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि कोर बिलीफ के ही अगेंस्ट है ये उनके। पर चक्कर जो मैंने आपको बताया ना, यही है, शामिल किया गया है अभी दिमाग से कि एक तो चुनाव में भी वोट पा जाएंगे, और दूसरा आगे ये मुद्दा भी चलता रहेगा। यही है। लेकिन धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होनी चाहिए, और धर्म के नाम पे है भी नहीं, लेकिन उसको जाति में कर दिया है ना। बिल्कुल सर। आप समझो 100% मुस्लिम्स को कर दिया कर्नाटका में, उसी राह पे चल पड़ा है बंगाल, कैसे चलेगा? फिर आपके हिस्से की को ईट अप भी करेंगे वो, तो आपके अपने और लोग बोलेंगे कि अब हमारी तो सारी हिस्सेदारी वो ले रहे हैं। एक समय आएगा ना वो पढ़ने लगेंगे। बिल्कुल। अभी तो उतना नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सीट वो नहीं ले रहे हैं, खाली उनकी गिनती हो रही है और फायदा इधर हो रहा है। लेकिन जब वो भी पढ़ने लगेंगे, तो वो भी जब शेयर अपना लेने लगेंगे, तो खराब लगेगा फिर आपको। डेफिनेटली सर। है ना? और कोई सबसे बड़ी बात कि जब जन्म से निर्धारित होगी जाति, तो धर्म कैसे जन्म से नहीं होगी? नहीं होगी। तो सर कहीं ना कहीं जो मैंने कहा पहले कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है आरक्षण को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, वो सही ही है। अब सर हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि अब उसके एक स्टेप आगे बढ़ के पॉलिटिकल पार्टियां क्या करिए, खासतौर पर जो विपक्ष पार्टियां हैं वो करिए कि आबादी के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? कैसे करेंगे ये बताइए? आबादी के हिसाब से आरक्षण का मतलब है कि फिर माइनॉरिटी को उनका 20% आप देंगे ना। फिर वो बात तो नहीं कि क्लासिफाई कर लेंगे जी। आबादी के हिसाब से कि जिसकी जितनी आबादी, क्लासिफिकेशन नहीं कि सब लोग को मिला के एक 50% का समूह बना लिया और कोई अब बड़ा हिस्सा ले रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं तो, और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जी। जैसे कि आज भी ऐसे बहुत सारे ट्राइबल हैं जिनको एक भी नौकरी नहीं लग रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जहां पे रहता हूं ना, 3-3 झोपड़पट्टियां हैं मांझी समाज की। जी। मुझे लगता है कोई स्कूल ही नहीं गया उनके यहां आज तक।
घनी आबादी है, स्लम है बड़ी, कोई स्कूल ही नहीं गया। आप आबादी के हिसाब से करेंगे कैसे ये बताइए? फिर आपको देनी पड़ेगी 20% उनको देनी पड़ेगी, तैयार होंगी पार्टियां? नहीं। मैंने अभी आपको बताया ना, केवल संख्या बढ़ानी है, गिनती उनकी नौकरी। अब जैसे बिहार में काउंट हो गया, 2.5% के आसपास कुर्मी की आबादी आई, जी ठीक है। अब क्या इसके लिए नीतीश कुमार तैयार होंगे कि 400 सीट निकल रही है बीपीएससी की तो 10 सीट रहेगी कुर्मी के लिए? नहीं। क्या आज वो 10 ही सीट ले रहे हैं 400 में? नहीं ले रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी जातियां हैं ना, जैसे बिहार में आपको पता है 184 कास्ट ऐसी हैं जिनकी आबादी 1% से भी कम है। 1% से भी कम का मतलब 0.1, 0.01, 25 तो ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1000 से कम है। तो जिनकी आबादी 1% भी नहीं है, अगर केंद्र से 100 सीट निकलेगी और देश में जिनकी आबादी 1% नहीं रहेगी तो एक सीट भी नहीं ले पाएंगे। फिर आपको समूह बनानी पड़ेगी। चलो आपने किसी तरह से समूह भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, जी ठीक है। उसके बाद फिर तो क्रीमी लेयर खत्म करनी पड़ेगी, हाँ ईडब्ल्यूएस खत्म करनी पड़ेगी, खत्म क्योंकि करनी। आबादी के हिसाब से आरक्षण का मतलब सबको आबादी के हिसाब से। बिल्कुल। तो जब 100% आबादी के हिसाब से हो जाएगी तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। जी तो जो गरीब हैं फिर वो उनसे कंपीट नहीं कर पाएंगे, यहां भी मसला फंसेगा, है ना। एक और प्रॉब्लम समझो आप, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आपने करीब करीब एससी एसटी को आबादी के हिसाब से ही आरक्षण दिया था ना। जी अभी कुछ तो जनरल में आते होंगे, वो सारी कहानी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। आबादी के हिसाब का मतलब है कि जिस जाति की देश में जितनी आबादी उसको उतने % आरक्षण, आरक्षण। है ना। आबादी के हिसाब से आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हमारी आबादी 4% तो हम 27% में 27 ले सकते हैं। आबादी के हिसाब से आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि एससी में किसी की आबादी 20% है बिहार में तो वो 40% नौकरियां ले ले। बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं फिर दूसरे की आप हकमारी कर रहे हो। सही है। आबादी के हिसाब से मतलब, तो अगर आप ये करने को तैयार हो तभी होगा ना, उसमें लोग तैयार नहीं होंगे। और जब ये आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात राहुल गांधी करते हैं ना, तो मुझे याद आता है कि 84 से टीवी मुझे अच्छे से याद है। ये जो हम लोग सीरियल था, ये जो है जिंदगी, ये सब मैं देखता था। वो सीरियल के बीच में ना आप समझो प्रचार आता था फैमिली प्लानिंग का। हम अच्छा। दो हमारे दो, पहला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। जी मतलब पूरा का पूरा फोकस था सरकार का फैमिली प्लानिंग पे, बर्थ कंट्रोल पे। अब जिसने आपकी बात मान ली, बर्थ कंट्रोल कर लिया, अब आप उसको पनिश करोगे कि आपने क्यों मेरे पिताजी की बात मानी, आपने क्यों मेरे दादी की बात मानी? नहीं भैया, आपकी आबादी घटी है, आपको नौकरी कम मिलेगी। जी वो हम नहीं जानते आपने क्यों किया। बिल्कुल सही है। अच्छा पानी पी लो, पानी पी लो, हाँ सर है ना। करिए। उतने देर से बोलते बोलते थोड़ा। सर अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की जो सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए भी आरक्षित करेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा की सीटें आरक्षित करना तो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? कोई भी व्यक्ति चुनकर आ सकता है, बिल्कुल सर। कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जी पर 134 सीट्स हमारे यहाँ एससी एसटी के लिए रिजर्व है। तो वहां पे तो कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनकर नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है। आप कितना भी अच्छा काम करते हो, आप पूरा अपना आपने पूरा जीवन बिता दिया भलाई करते हुए लोगों का, गया में, हाजीपुर में, पर आप वहां से नहीं लड़ सकते, रिजर्व सीट है। ये एक बात तो हो गई। लेकिन दूसरी बात ये है ना प्रेम जी, अगर ये सीटें रिजर्व नहीं होती ना तो एससी एसटी के लोग चुनकर भी नहीं आते, उनको बहुत ज्यादा सीटें दी नहीं जाती। अच्छा। तो कई बार लगता है कि उनके लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप देखो उनकी जो पार्टी भी बनती है ना, शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा अच्छा कर सकती है,
लॉन्ग टर्म में अगर किसी के साथ नहीं चलेगी ना वो, तो वो धीरे धीरे खत्म समाप्त हो हो जाती जाएगी। है। जैसे आप देखो अभी बिहार में एलजेपी पिछले 3 चुनाव में 18 में से 17 सीटें जीत चुकी है लोकसभा में। अब 2020 में वो अकेले लड़ने गए तो नहीं आई सीटें। विधानसभा का खाता ही नहीं खुला। बिल्कुल। मायावती जी का खाता नहीं खुला 2014 में, 2024 में, 19 में गठबंधन कर लिया था तो 10 सीटें आ गए थे लोकसभा की। इसीलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूं। जी बिल्कुल। मैं ना पता है, इसलिए मैं कांसीराम जी का मैं गजब फैन हूं, बहुत बड़ा समर्थक हूं मैं। मुझे लगता है कि वो क्या आदमी रहे होंगे, वो बिरले आदमी रहे होंगे। भारत रत्न का ना सबसे एकदम आइडियल कैंडिडेट है वो। आप देखो, किसी आंदोलन से निकल करके नहीं आए, किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, नहीं किया सर। उनके सर पे किसी बड़े नेता का साया नहीं था। जाति क्या, जिसको वहां पे रविदास या रामदसिया ऐसे करके बोलते हैं, जो अपने यहाँ मोची चमार लोग होते हैं ना, या जो जाटव होते हैं, जी जी। जाति वो। धर्म इनकी सुपर माइनॉरिटी, सिख समाज से आते थे। जी जाति एकदम अनुसूचित, पंजाब से निकल करके आते हैं। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने, हम पहला चुनाव जो है हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा चुनाव हम नजरों में आने के लिए लड़ेंगे, और तीसरा चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे। पंजाब से निकल करके आते हैं वो, ठीक है, एक संगठन तैयार करते हैं, ऐसी संगठन तैयार कर देते हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। आप राष्ट्रीय पार्टी का मतलब समझो, नीतीश कुमार जी जब जदयू दिल्ली से चुनाव लड़ी थी ना जी। नोटा से कम वोट थे। हम्म। आज बीएसपी या एसपी वहीं से कटी है ना, उत्तराखंड यूपी से, खाता नहीं खुल पाता है ना। लालू जी बिहार के बाहर, जितनी भी उधर की पार्टी हैं, टीडीपी डीएमके, अपने राज्य के बाहर नहीं आती। इन्होंने ऐसा बेस खड़ा किया, ऐसा कैडर बनाया कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ठीक है, ऐसा बेस खड़ा किया है कि जब 2014 में खाता नहीं खुलता है बीएसपी का, तो 20% वोट रहती है। ठीक है, और जज्बा देखिए, चुनाव लड़ जाते हैं दिल्ली में एचकेएल भगत के खिलाफ, चुनाव लड़ जाते हैं इलाहाबाद में वीपी सिंह के खिलाफ, चुनाव लड़ जाते हैं अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ, अच्छा सर। पंजाब में होशियारपुर से सांसद बन जाते हैं, यूपी में इटावा से सांसद बन जाते हैं। अथक प्रयास के बाद जब बहुमत में आ जाते हैं, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, कोई लालच नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनते, मायावती जी को बना देते हैं। बिरले लोग मिलते हैं ऐसे। बिल्कुल सर। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दा पे। हमने तो आपको बताया कि एससी एसटी को मुझे लगता है कि अगर नहीं रहे ना आरक्षण, तो उतनी सीटों पे नहीं जीत पाए वो। बिल्कुल। तो लगता तो है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट है बिल्कुल ये चीज, लेकिन फिर ये लगता है कि फिर बड़ी कठिनाई भी होगी उनको आने में। अब ओबीसी के बारे में जो राहुल गांधी कहते हैं, आरक्षण की जरूरत किनको पड़ती है, जो नहीं चुनकर आते हैं। ओबीसी तो यूं ही दुनिया भर के चुन के आ रहे हैं। जी। प्लस आपकी पार्टी में सब कुछ तो आपके हाथ में है ना, सब कुछ आपके हाथ में है। आप जो 545 सीटों पे टिकट बांटो, चुनाव लड़ो, और 134 जो रिजर्व है, उसके अलावा सारी सीटों पे आप ओबीसी को टिकट दो ना, किसने मना किया है? वो भी नहीं कर रहे हो आप। आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, कांग्रेस में कोई एक ही आदमी को प्राप्त है जो विपक्ष का लीडर है, वो बिल्कुल। आपने खुद ले रखी है, वहां भी ओबीसी को नहीं रखा है। पार्टी अध्यक्ष आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना रखा है, वहां भी ओबीसी को नहीं रखा है। आप कहते हो सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। अमेठी की बात करते हैं, चाचा जी लड़े 2 बार, एक बार हार गए, 80 में जीत गए, फिर प्लेन क्रैश हो गए, बेचारे गुजर गए, ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गए। जी। फिर बाईपोल में पिताजी मतलब राजीव गांधी 80 में, 84 में, 89 में, 80 के बाईपोल में, फिर 84, 89, 91, फिर 91 में वो भी गुजर गए, असैसिनेट हो गए। जी बिल्कुल। 4 मतलब 2 बार चाचा जी लड़े, 4 बार पिताजी लड़े, 6 हो गए। 99 में माता जी लड़ी, 7 हो गए। ठीक है, 2004, 9, 14, 19 स्वयं लड़े, 11 हो गए।
फाइनली जब सीट आप लोगों ने छोड़ दी उसको, तो भी वहां चुनाव लड़ाने के लिए आपको कौन मिले? किशोरी लाल शर्मा। तब तो कम से कम ओबीसी को टिकट दे देते। कथनी करनी में इतना अंतर रखेंगे राहुल गांधी बेवकूफ समझ रहे हैं पूरे देश को। और ये जो आपका मूल प्रश्न था, सीटों की आरक्षण होनी चाहिए ओबीसी के लिए, नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आप लड़ो ना, आप टिकट दो, या यूं भी कोई कहीं से तो लड़ ही सकता है ना। बिल्कुल। सीवान में ओम प्रकाश यादव जीत गए थे ना, निर्दलीय जीत गए थे। कहां उनको आरक्षण की जरूरत पड़ी? पप्पू यादव पूर्णिया में जीत गए, निर्दलीय जीत गए। चंद्रशेखर राव निर्दलीय जीत गए। मतलब एज गुड एज निर्दलीय है वो जो पार्टी है। अब जैसे चंद्रशेखर जी जो है, आप क्या मानोगे उनको? निर्दलीय ही तो जीतते थे। ठीक, पार्टी का एक नाम बना दिया था उन्होंने, राजा भैया, निर्दलीय ही तो जीतते हैं। तो जब चुनाव कोई कहीं से लड़ सकता है अदर देन 134 सीट, तो इसमें आरक्षण की बात ही क्या करनी है? वो भी नहीं होनी चाहिए 134, लेकिन फिर वो लगता है कि वो नहीं चुन के आएंगे, मतलब टिकट उनको नहीं देगी पार्टियां उस हिसाब से। बिल्कुल सर, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक, कि क्या बिहार में जाति के नाम पे वोट पड़ती है? प्रशांत किशोर ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मोदी जी के नाम पर बिहार में वोट पड़ती है। तो मोदी जी के कितने जाति के लोग हैं बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर जी को पता है कि कास्ट के नाम पे वोट पड़ती है। ऐसा सर? ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता कि उनको ये पता नहीं हो। वो पॉडकास्ट का रील मैंने भी देखा था, पर फिर भी बड़े चालाकी से उन्होंने, आप बताइए, कास्ट पे ही वोट पड़ती है तभी जदयू 20 सीट जीत कर आते हैं गठबंधन में 2009 में, और 14 में वो अकेले चले जाते हैं तो 2 सीट पर आते हैं, आधी से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। फिर 19 में आते हैं, फिर 17 में 16 जीत जाते हैं। ये तो आप तब कहते कि कास्ट के नाम पे वोट पड़ती है तो मोदी जी को वोट कैसे पड़े, कि मोदी जी एक अपनी पार्टी बना लिए होते। कैडर वोट कास्ट की तो है, बिल्कुल, या उनके समकक्ष उन्हीं के कद का कोई दूसरा नेता होता। ये जो अपर कास्ट बिहार में 15-16% हैं जो काउंट हुए थे, या हिंदू 11-12% जो भी अपर कास्ट, तो क्या मोदी जी अगर नहीं रहते, बीजेपी के कैंडिडेट आडवाणी जी रहते, तो क्या ये बीजेपी को नहीं देते? बीजेपी को ही देते। या कोई तीसरा व्यक्ति होता, बीजेपी को, नितिन गडकरी होता, कोई भी होता तो बीजेपी को ही देते, राजनाथ सिंह होते, कोई भी। कास्ट पे ही वोट थी वो जी, उस कास्ट इक्वेशन में वो फिट बैठ रहे थे, है ना। लोजपा की वोट जो थी, कास्ट पे ही वोट थी वो। अगर कास्ट पे वोट नहीं पड़ती है तो उस चुनाव में जो नीतीश कुमार की आधे से ज्यादा सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, 2 सीट वो जीते थे, उसमें एक नालंदा था। कास्ट पे वोट नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 18 सीटों में 17 जीत चुके हैं, लोजपा एक हारे हैं, वो एक वही हारे थे। उस चुनाव में भी जो सीटें बीजेपी को नहीं जीतनी चाहिए थी कास्ट इक्वेशन के हिसाब से, वो नहीं जीत पाई थी। मधेपुरा वो नहीं जीत पाए थे, सहरसा वो नहीं जीत पाए थे, सीमांचल की जो 4 सीटें हैं वो नहीं जीत पाए थे। तो ये कहना कि बिहार में कास्ट के नाम पे वोट नहीं पड़ती है, कास्ट के नाम पर ही वोट पड़ती है। 100% भले ना पड़ती हो, अभी कुछ सुधार हुई होगी हो सकता है, लेकिन एक समय तो ऐसा था बिहार में कि आप 10 आदमी को खड़ा कर दो, आप मुझे केवल उनकी जाति बता दो, मैं बता दूंगा ये किसको वोट देंगे। तो पूरी कास्ट पे वोट पड़ती है। अभी विधानसभा में भी कास्ट इक्वेशन पे ही वोट पड़ेगी। भाई, अब आपका ये कहना जो है कि मोदी जी के कितने % वोट थे, वैसे समाज के लोगों ने जो वोट दिया कास्ट के नाम पे तो दिया होगा। बिल्कुल, बीजेपी के कोर वोटर हैं वो, तो कास्ट पे ही तो है। या तो मोदी जी आरजेडी से होते तब ये सब लोगों ने उनको वोट दिया होता, तब तो आप कहते। या उनके समकक्ष कोई कद्दावर नेता होता, राजपूत समाज का मान लिया, उसी कद का, तब राजपूत अगर मोदी को वोट देते, मोदी जी को, तब आप कहते कि कास्ट के नाम पे वोट नहीं पड़ा। नहीं पड़ती। वोट तो बिल्कुल कास्ट के नाम पे पड़ती है, बहुत हद तक कास्ट के नाम पे पड़ती है। 100% तो दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन पड़ती है कास्ट के नाम पे। बिहार में तो जरूर पड़ती है, आप भी जानते हैं,
और प्रशांत किशोर साहब भी जानते हैं। जी सर, जैसा कि पॉडकास्ट के शुरुआत में हमने कहा था कि मैं एक आपसे क्वेश्चन करूंगा कि जाति के नाम पे वोट देने से क्या जनमानस को फायदा होता है या नहीं होता है? इस पे क्या विचार है सर आपके? मतलब अगर हम अपनी जाति पे वोट कर रहे हैं तो उससे हमको फायदा होगा कि नहीं? हाँ, अगर मैं जाति के नाम पे वोट करूं, हाँ, मतलब मैं उनका एकदम हार्डकोर सपोर्टर हो गया कि कुछ भी हो जाए मुझे वोट उन्हीं को करना है। नुकसान है। कैसे सर? सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाति देखकर नहीं जाते हो, जी स्कूल में टीचर से पढ़ने जाति देखकर नहीं जाते हो, आप जब ट्रेन पर चढ़ते हो आपको पता नहीं कौन सा ड्राइवर चला रहा है, किस जाति का है। जी बस में आपको पता नहीं कौन सा ड्राइवर है, किस जाति का है। जो प्राकृतिक विपदाएं आती है वो जाति देखकर आपको अपना शिकार नहीं बनाती। नहीं बनाती। आपको खुद ही कमा के मेहनत करके खाना है, फिर आपको जाति के नाम पर वोट क्यों करना है? खाली वोट देते समय जाति देखनी है। और नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बार ये बात अगर फैल गई ना कि ये चाहे कुछ भी हो जाए इसी पार्टी को वोट देकर आएगा, उस जाति का बड़ा नुकसान हो जाता है, जो अभी यूपी में यादव लोग के साथ हुआ है, लगातार चल रहा है। अभी चुनाव हुआ यूपी में, कोई पार्टी टिकट नहीं देती यादव को। अब बीजेपी तो एक दे दी थी निरहुआ को, तो एक तो वो स्टार पावर भी वाली बात भी है जी दूसरा, जहां से चुनाव वो लड़ रहे थे आजमगढ़ से, तो सामने भी यादव ही थे, तो जीत कर तो किसी यादव को आना था। बिल्कुल। वैसे कोई पार्टी अब टिकट देती नहीं यादव को। समाजवादी पार्टी जो देती है वो परिवार में 5 लोगों को जो दिया, तो 5 नहीं 4 ही कही है। कैसे सर? जो डिंपल हैं वो तो यादव थोड़ी, अखिलेश जी की जो पत्नी है वो राजपूत है, अच्छा। और जाति तो जन्म से होती है, हाँ तो फिर तो वो राजपूत है। तो अब स्थिति यहां पर आ गई है और लगातार ये चल रही है कि यादव लोग कितने भी अच्छे हों, पढ़े लिखे हों, कुछ भी हो, उनके लिए राजनीति का द्वार बंद हो गया है, पार्टियों ने कर लिया है। और सपा से आपको टिकट तभी मिलेगी जब आप उसी परिवार में जन्म लेंगे। ठीक है, सपा की भी मजबूरी हो गई है। अब अगर केवल यादव को टिकट देंगे तो बाकी लोग उनको वोट ही नहीं करेंगे। ये भी तो बात फैल गई है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको भी ट्रैक चेंज करना पड़ा है, सबको सम्मिलित करना पड़ा है। तो यादव की तो राजनीति ही बंद हो गई है। इतनी बड़ी जातियां, इतना बड़ा स्टेट, 7-8% तो आबादी होगी, 80 सीट है, लेकिन कहीं से आपको कोई टिकट देने को तैयार नहीं है। इस बार की बात नहीं है, 2009 के आप इलेक्शन में चले जाइए, कांग्रेस को 21 सीटें आई थी लोकसभा की जी और बीएसपी को भी 21 सीटें आई थी। तो कितनी सीटें हुई? 42 सीटें। जरा देखिएगा, 42 सीट में कोई यादव था क्या? यादव जाति के कोई भी व्यक्ति थे क्या उस 42 सीट में? 2014 के चुनाव में देखिएगा, जब बीजेपी को 71+2 अपना दल की 73 सीटें थी, कांग्रेस की 2 सीटें थी, सोनिया गांधी राहुल गांधी 75 हो गए और 5 सपा की, फिर 5 में एक डिंपल ही, तभी भी वही 4 यादव एमपी उसी परिवार से। ये लॉस है जाति के नाम पे वोट देने का। बिहार में आपको पता है, ये पॉडकास्ट देख के लोग गुस्साएंगे, कुछ भी करेंगे। मैं यही कहता हूं कि आपको क्रोध आए, कुछ भी आए, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। आप सोचना कि मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बातों में दम है कि नहीं है। बिहार में अभी यही स्थिति हो गई है कुर्मी के साथ। कोई टिकट देने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं। जिनको मेरी बात लगेगी कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो देख लेंगे एक बार कि 2014 में एनडीए ने जो 40 सीटें बांटी थी, बीजेपी ने, लोजपा ने और रालोसपा ने मिलकर के, तो किस कुर्मी को टिकट दिया था। वो देख लेंगे कि 2019 में जो 5-6 पार्टियां थी, आरजेडी प्लस हम प्लस रालोसपा प्लस वीआईपी कांग्रेस, इन 5 पार्टियों ने मिलकर के किस कुर्मी को टिकट दिया था। वो 24 में भी देख लेंगे कि ऑपोजिशन पार्टियां जो थी, माले, आरजेडी, कांग्रेस, किसी कुर्मी को टिकट दिया था कि नहीं दिया था। आप ये देख लीजिए कि बिहार में आखिरी बार 2 कुर्मी सांसद बनकर कब आए थे, देख लीजिएगा।
एक तो नालंदा फिक्स है, बिल्कुल गृह जिला है मुख्यमंत्री का, आबादी भी है उनकी, जी। ठीक है। 2009 में ऐसा हो सकता था कि वो 2 सीटों पर आते, क्योंकि 24 सीटों में 20 सीट जदयू जीत गई थी, तो मतलब करीब करीब सारी सीटें जीत गई थी। तो उस समय एक और अदर देन नालंदा एक और कुर्मी कैंडिडेट थे। कहां से? सिवान से, वृषण पटेल जी ओके तीसरे नंबर पर चले गए थे। जमानत जब्त जैसी स्थिति हो गई थी, या शायद जब्ती हो गई थी। अब आप समझो, आप 24 में 20 जीत रहे हो, है ना, फिर भी वो हार गए थे। तो आप देखना कि कब पार्टी ने कब कुर्मी को टिकट दिया, कब 2 सांसद आखिरी बार चुनकर आए। तो वही स्थिति बिहार में भी अब, क्योंकि वहां भी यही संदेश जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये वोट तो नीतीश कुमार को ही करेंगे, उनके साथ को ही करेंगे। और दूसरा संदेश ये भी है कि अब आप सोचो कि ठीक है, तो बीजेपी तो साथ में है नीतीश कुमार के, वो क्यों नहीं देती? तो यही तो मैसेज जाता है, इनको हम दे ना दे, ये तो वोट करेंगे। विपक्षी के पास क्या मैसेज जाता है? चाहे कुछ भी कर लो, ये वोट तो करेंगे नहीं। और साथ वाले के पास क्या, पक्ष वाले के पास क्या मैसेज जाता है? दो ना दो, वोट तो करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जाति के नाम पे आप पूछ रहे हो कि वोट देने से फायदा होता है कि नहीं, मैं आपको 2 एक्सट्रीम देकर के एग्जांपल में आपको समझाता हूं। यहां ना भागलपुर बांका तरफ एक कास्ट है गंगोता, मंडल समाज में जी कुछ 6-6.5 लाख आबादी है बिहार की। गोपाल मंडल वहां के विधायक हैं 2-3 बार के, तो गंगोता से ही आते हैं। या शैलेश मंडल जो भूरो मंडल थे, 2014 में सांसद बन के आए थे, गंगोता से आते हैं। उसके बाद से अजय मंडल हैं, तो एग्जैक्टली गंगोता से तो नहीं आते, पर वही समाज है। एक भी उनके समाज का व्यक्ति कह दे कि उसके जीवन में केवल इसलिए फर्क पड़ गई क्योंकि 3-3 बार से उनकी जाति के सांसद हैं, विधायक हैं, एक भी कह दे। चलो अब मैं दूसरे एक्सट्रीम पे आता हूं। इसमें तो आप कह सकते हैं कि सर एक आदमी क्या कर लेगा। अब चलो मैं दूसरे एक्सट्रीम पे आता हूं। ब्राह्मण, देश में अच्छी खासी आबादी है, बिल्कुल सर। अभी जनगणना होगी तो सबसे ज्यादा आबादी होगी या सेकंड नंबर पे रहेंगे, टॉप 2 में तो हर हाल में रहना ही रहना है, ठीक है। जी 4 मुख्यमंत्री हैं उनके देश में, 4 उप मुख्यमंत्री हैं, 50 के आसपास सांसद हैं, 10 के आसपास कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रेल मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, 10 के आसपास कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसके बावजूद एक भी ब्राह्मण व्यक्ति कह दे कि उसकी जीवन केवल इसलिए बदल गई कि वो ब्राह्मण जाति का है और इतने लोग सत्ता में हैं। आरक्षण पे हम लोग मूल रूप से डिस्कस कर रहे हैं आज। बिल्कुल सर। कब किस जाति ने अपनी जाति को आरक्षण दे दिया? SC ST को पहला आरक्षण 47 में देने वाले किसकी सरकार? कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू। नेहरू सरकार, तो मतलब ब्राह्मण। मंडल कमीशन का गठन करने वाले मोरारजी देसाई, जी ब्राह्मण। मंडल कमीशन को लागू करने का प्रयास करने वाले VP सिंह, राजपूत। जी चलिए वो हो नहीं पाया, सरकार गिर गई। फाइनली उसको अमली जामा पहुंचा देने वाले PV नरसिम्हा राव, एक और ब्राह्मण। EWS देने वाले OBC समाज के नरेंद्र मोदी, तेली। तो किसने दिया अपनी जाति को आरक्षण? सारे आरक्षण दूसरी जाति के लोगों ने दिया है। और आरक्षण ऐसी चीज भी नहीं है जो आप आंदोलन करके चुनाव करके ले सकते थे। SC ST भी नहीं ले सकती थी, बिल्कुल। क्योंकि बाकी सभी उनके खिलाफ वोट कर देते हैं। मंडल का हश्र आप 2 बार देख ही चुके हो। EWS का तो कोई चांस ही नहीं था। जी जाति के नाम पे वोट करने से कोई फायदा होता नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। सही लोगों को वोट करनी चाहिए। सर, बिहार में क्या टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाता है? पूरी तरह से। और इसके अलावा रखा क्या जाता है? अब ये बताओ, इसके अलावा भी कुछ है? बिहार में जो कभी नहीं जाती वो
जाती है अच्छा, है ना। इसको मैं आपको समझाता हूं 2019 के चुनाव का एग्जांपल से। एनडीए के 3 पार्टियां थी ना, 6 सीटें यहां पे आरक्षित है जी। एससी एसटी के लिए। एसटी के लिए तो नहीं है, एससी के लिए ही है, एसटी तो है नहीं है। उसके अलावा एससी एसटी को टिकट दी भी नहीं जाती है कहीं से, ठीक है। 17 सीटों पर लड़े थे बीजेपी और कांग्रेस, और 6 सीटों पर लोजपा। जी। अब आप समझो, 22-23% आबादी है एससी की। पहले बीजेपी का समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। उसमें 1 सीट बीजेपी को देनी थी एससी को, या 2 भी होती है, मतलब मैं उतना डाटा अभी मेरे पास नहीं है कि किसी को 2 भी देनी पड़ी थी क्या, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि जदयू को 1 सीट मिली थी और 1 बीजेपी को और 4 उनको मिले थे 6 में, ठीक है। तो अभी ये एक एक ही लेके चलते हैं। तो 23% आबादी चली गई, आपने कितने सीट बांटे? एक। ठीक। माइनॉरिटी करीब करीब 20% है, उसमें बीजेपी को 1 भी सीट नहीं बांटनी है। तो कितनी आबादी निकल गई? 43 सीट बांटे आपने, एक। कुशवाहा और कुर्मी, लौ कुश मतलब कुर्मी कोयरी को 7% आबादी को बीजेपी को सीट नहीं देनी थी। 50% आबादी निकल गई, सीट आपने बांटे एक। 14% जो यादव हैं उसमें बीजेपी को 3 सीटें बांटनी थी। वो 3 जो पुराने हैं, रामकृपाल यादव, एक जो अशोक यादव हैं जिनके फादर बड़े कद्दावर नेता थे मधुबनी से, और एक नित्यानंद राय, हाँ हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव। तो 64% में आपने कितनी सीटें बांट दी? 4। हम सेफ साइड पे 10% ऐसी आबादी लेकर के चलते हैं, हालांकि होंगी 15, लेकिन 10% जिनको कोई टिकट नहीं देता है, जिनकी आबादी आधा % है, 0.25 है, या किसी की 1% से ज्यादा भी है, तो उनको टिकट नहीं दिया जाता है क्योंकि बड़े एक्टिव नहीं है। जैसे आप देखो, सुनार को कोई टिकट नहीं देता है ना, मोहरी एक जाति है, माली, जुलाहा, तो आप समझो कि 10% ऐसी आबादी जिनको टिकट कोई भी नहीं देता, क्योंकि कुल मिलाकर के 10% होते हैं, बिल्कुल। अपनी अपनी आबादी बहुत कम है। तो करीब 74-75% आबादी निकल गई, आपने कितने टिकट बांटे? 4। अब जो 25% बची है, 11-12% अपर कास्ट की, बाकी वैश्य की, आपने बांट दिया, समीकरण सद गया, ठीक है। अब आ जाते हैं जदयू पे, उनको भी 17 बांटने हैं। उनका मामला एक फंसता है ललन सिंह जी का, पार्टी के पुराने हैं, है ना जी। नीतीश कुमार के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए बताना जरूरी है कि उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में जो आपस में एग्रीमेंट है, उनको अपर कास्ट को नहीं देनी थी टिकट, ठीक है, पर एक ललन सिंह जी को देनी पड़ती है। तो अब हम आते हैं, उनका भी वही है, 22-23% आबादी में एक एससी को दिया, ठीक, और जो 20% माइनॉरिटी है उसमें एक उनको देनी पड़ती है सीमांचल में, किशनगंज में, जी। जहां अबव 60% मुस्लिम है। तो 43% में 2 बांट दिया उन्होंने, उनको अपर कास्ट को नहीं देना है, ठीक है। 10% वो आबादी को भी उनको नहीं देना था, ये मैं 2019 की बात कर रहा हूं आपको। 10% उनको उस आबादी को भी नहीं देना है जिनके बारे में मैंने चर्चा की, जिनको कोई टिकट नहीं देता, ठीक है। बाकी एक उनको कुर्मी को देनी है नालंदा से, बाकी उनके साथ भी वही लागू होता है, ईबीसी को दे दिए, एक आध वैश्य को दे दिए, बाकी ईबीसी को दे दिए, टिकटें बढ़ गई, 3-4 सीटें यादव को दे दी। पूरी जातीय समीकरण ही है और कुछ है ही नहीं जी। और इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर आप जमीन पर नहीं रह रहे हैं। सर, क्या 90s के दौर में, मंडल और कमंडल के दौर में भारत की राजनीति बदली? मंडल का कभी कोई दौर ही नहीं था। कैसे सर? देखिए, मंडल कमीशन लागू जो हुई 89 के इलेक्शन में हुई, बिल्कुल सर, 90s में। 89 का जो चुनाव हुआ था ना,
वो मंडल पे तो हुआ नहीं था, वो हुआ था संयुक्त मोर्चा बना करके, उसमें मुद्दा बोफोर्स था। अच्छा। ठीक है, आप देखेंगे कि पटना में वीपी सिंह जो रैली करते थे तो एक लाल डायरी लेते थे, उस डायरी में कुछ नहीं होता था, प्रचार में कहते थे कि बस चुनाव होगा, सबका नाम लिखा हुआ है, इस सब लोग बोफोर्स में जेल चले जाएंगे। वो पूरा का पूरा चुनाव बोफोर्स पे हुआ था। और 89 का इलेक्शन थोड़ा मिस्टीरियस था। इलेक्शन के जो परिणाम थे वो पोलस्टर के लिए, सेफोलॉजिस्ट के लिए आकलन करना मतलब अचंभित करने वाली बात है। राजीव गांधी को ना, कांग्रेस को, राजीव गांधी का थोड़ा करिश्मा तो था, इसमें कोई शक नहीं है, एक व्यक्तित्व करिश्मेटिक तो था उनका। राजीव गांधी को, कांग्रेस को 39% से ज्यादा वोट मिले थे और 197 सीट्स मिले थे। नॉर्मल केस में ना 39% वोट में, उससे ज्यादा वोट में रिजाउंडिंग विक्ट्री होनी चाहिए। 17% वोट मिले थे जनता दल को और उनको 140 के आसपास सीट मिली थी। तो जो 22-23% का अंतर है ना, तो नॉर्मल केस में तो इसमें दूसरी पार्टी का सुपरा साफ हो जाना चाहिए, जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री बोलते हैं ना, वो होनी चाहिए। खैर इसके कई कारण हो सकते हैं, जीत का मार्जिन, सीटों पे कंटेस्ट, जैसे कि हम 4 जगह 1-1 लाख से जीतेंगे, एक जगह 5 लाख से हार जाएंगे, तो नेट नेट तो हम 1 लाख वोट कम पाए, बिल्कुल लेकिन सीट हम 4-1 से जी। जीत गए। या गठबंधन थी तो कम सीट पे लड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कम ही वोट मिलेगा। 39% से ज्यादा वोट का रेलेवेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। बिहार में एक ही बार ना लालू जी की सरकार बनी है अपने दम पे, बहुमत वाली। 95 में 28% वोट थे। 39% से ऊपर का मैं आपको और रेलेवेंस बताता हूं। 91 में जो फिर चुनाव हुआ तो 36% वोट हो गए कांग्रेस के, और सीटें 197 के भर के 244 हो गए। मतलब 3% वोट कम गए, 47 सीट ज्यादा हो गए। 39% से ऊपर का और मैं आपको रेलेवेंस समझाता हूं। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट 303 आई है। कब आई है? 2019 में 37% वोट थे। तो मतलब द वर्स्ट ऑफ राजीव गांधी in terms of number of seats is better than the best of BJP in terms of number of votes by 3%. तो वो चुनाव तो बोफोर्स पे हुआ जी। बोफोर्स के बाद आपने मंडल लागू किया, सरकारें ही गिर गई। उसके बाद जो चुनाव हुआ आप 150 से घट के 58 पे आ गए, पूरे देश से साफ हो गए। तो कहां मंडल की राजनीति है ये? और वो कभी मैंने तो आपको पहले भी समझाया ना, जब सब लोग आपके खिलाफ वोट करेंगे, जैसे हमने बताया कि बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, केरल में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में खाता खुलना असंभव है, असंभव था। अब तो खैर आपने मुस्लिम को भी मंडल में शामिल कर लिया है, बहुत लोगों को कर लिया ओबीसी में। तो मंडल की राजनीति तो कभी थी नहीं। अब का मंडल पे आते हैं। देखिए, एक तो यह है कि जब एक पार्टी को इतना तगड़ा नुकसान होगा जितना जनता दल को हुआ, ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बेनिफिट तो सबको मिलेगी। ठीक है, 30-35 सीट वो बीजेपी गेन किए थे, लेकिन उसमें 43 सीट्स उन्होंने गेन की थी यूपी से। तो मतलब नेट नेट देश में 8 सीट कम गई थी उनकी। बाकी पूरे देशों में 8 सीट उनकी कम गई थी। 35 जो गेन किए, 43 तो उन्होंने यूपी से ही गेन किया। और कमंडल की राजनीति अगर कामयाब हुई तो उसके बाद 18-19 पार्टियों का गठबंधन करने के बाद भी बीजेपी कभी 180-181 को पार नहीं कर पा रही थी। मतलब जो आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए उसको आप 1/3 से मिस कर रहे थे अपने बल पे जी। वो तो 2014 के बाद आपको बहुमत आने शुरू हो गई, तो आप 181-182 को पार नहीं कर रहे थे। 2004 में घट के आप 140 पे आ गए। 2009 आते आते आप 110-12 पे आ गए। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मंडल और कमंडल का दौर था, फैक्ट नहीं है। वो दौर कभी, मंडल का तो दौर कभी था ही नहीं। चुनाव के बाद आप आए, बीच में आपने मंडल कमीशन लागू की, सरकार गिर गई, फिर आप चुनाव में गए, आप पूरे देश से साफ हो गए। तो कैसा दौर है वो? बिल्कुल सर।
तो दौर था ही नहीं। अच्छा, और मैं आपको बताता हूं, अभी ख्याल आ गया मुझे, जो लोग कहते हैं ना कि मंडल कमंडल का दौर था, उसने राजनीति बदली। एक और घटना घटी थी जिसने सही में भारत की राजनीति बदली। वो घटना थी राजीव गांधी की असैसिनेशन। वो असैसिनेट नहीं होते, हो सकता है वो 91 में आते, फिर मतलब सरकार तो आ ही गई थी, बिल्कुल। पीएम तो उनको बनना ही था, मंडल कमीशन नहीं लागू करते। तो जो उनको छोड़ के गए थे, मतलब जो गए नरसिम्हा राव के टाइम में, उनको छोड़कर नहीं जाते, राजनीति कुछ और बदलती फिर, क्योंकि इसके पहले भी लागू नहीं किया था तो हो सकता है नहीं करते लागू। वो तो नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने कोर्ट में भेज दिया, और उस समय ही उन्होंने ईडब्ल्यूएस का 10% भी भेज दिया था, तो कोर्ट ने उस ईडब्ल्यूएस के 10% को खारिज कर दिया था। तो राजनीति सही मायने में अगर बदली ना, तो राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ ना, वो एक बड़ा इवेंट था। जो अनफॉर्चुनेट घटना घटी राजीव गांधी जी के साथ, वो भी एक बड़ा इवेंट था, मंडल कमंडल से भी बड़ा इवेंट था वो। पता नहीं सरकार कैसे चलती, क्या होता, फिर वो बनते पीएम, मंडल मानते नहीं मानते, जो जातियां छोड़ के गई कांग्रेस को, पुरानी जो कांग्रेस साथ जुड़ी हुई थी उनके साथ ही जुड़ी रहती। बहुत लोग का तो लॉयल्टी तो उस फैमिली के साथ भी थी ना, और बहुत बड़े पैमाने पर लॉयल्टी थी उस फैमिली के साथ। पहली बार हुआ कि उस फैमिली के बाहर कोई कांग्रेस क्या है। तो हो सकता है कि राजनीति कुछ और रहती। सही है। 91 से 96 चलाने के बाद 96 में क्या होता पता नहीं। और पहले तो यही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो मंडल कमीशन को आगे जारी रहने देते नहीं, क्योंकि वो तो पास तो हो नहीं पाए, सरकार गिर गई, और फिर उसका साफ हो गया। तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि पॉलिटिकली ये सही डिसीजन, वाइज डिसीजन नहीं था। वाइज डिसीजन ही माना था ना, जिसको जनता ने नकार दिया, जिस पॉलिटिक्स को 2 बार, पहले भी जी। उनके टाइम पे, मोरारजी देसाई के टाइम पे, चरण सिंह के टाइम पे, फिर जो सरकार साफ हो गए पूरे देश से, फिर दोबारा भी। तो मंडल कमंडल का दौर कभी था नहीं, मिथ है ये। ओके सर। सर अब बात करते हैं लालू जी के बारे में, कि लालू जी का के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने पिछड़ों को आवाज़ दिया, सत्ता में भागीदारी दी, और क्या उनका इतना दबदबा था कि 54 में से 53 सीट वो ले आए थे, जैसा कि प्रशांत किशोर ने एक पॉडकास्ट में कहा था। कई क्वेश्चन पूछ दिया आपने एक साथ। जी। अच्छा, ये रील मेरे सामने से भी गुजरा है प्रशांत किशोर जी का। ओके सर। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप प्रशांत किशोर जी का ये पूरा पॉडकास्ट सारे देखते हो, कि जैसे रील हमारे सामने से गुजर गया वैसे आपके सामने से भी गुजर कुछ जाता कुछ है? पॉडकास्ट से मैं देख लेता हूँ उनका, आप उनका देख लेते हो? क्योंकि अभी राजनीति का समय है तो देखना पड़ता है। अच्छा, देखिए 91 में मुझे पता नहीं प्रशांत किशोर जी कहाँ थे, जी। मुझे नहीं पता। मैं यहीं था, 92 की मेरी मैट्रिक है, मैं 10th में रहा हूँगा। सबसे पहले तो कहीं उनको कंफ्यूजन हो गई है या मिस इन्फॉर्म्ड है। 54 में 53 जो जीत की बात होती है, जी। पहले चुनाव ही 52 सीट पे हुई थी। अच्छा। पटना का एक सीट जो आई के गुजराल लड़े थे, वो काउंटर मांड हो गया था, 2 साल तक फिर इलेक्शन नहीं हुई, और एक पूर्णिया के इलेक्शन को होल्ड पे रिजल्ट को रख दिया गया था, जो कई सालों के बाद निर्दलीय पप्पू यादव को घोषित किया गया। जी। तो चुनाव ही पहले 52 सीटों पे हुई थी। उस 52 सीट में एक सीट तो जीती थी कृष्णा शाही बेगूसराय से कांग्रेस की, 5 सीट बीजेपी जीते थे, 5-6 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी, कम्युनिस्ट ने जीता था। अब ये नहीं कहना कि गठबंधन थी, गठबंधन अपने फायदे के लिए होती है। बात है कि लालू जी के जनता दल को 31 सीट थे कि नहीं, 53 सीट थे कि नहीं। जनता दल को 31 सीट मिले थे, और मैं आपको बता रहा हूं, ये 31 सीट कोई बहुत अलार्मिंग विक्ट्री इसलिए नहीं थी ना, कि ठीक 18 महीने पहले जो चुनाव हुए थे, तो ऑलरेडी उनके 32 मेंबर थे बिहार से। तो ऐसा नहीं है कि 2-4 ही मेंबर थे, उसको उन्होंने 31 कर दिया। हाँ, ये है कि कहते हैं ना कि स्टार सीम्स टू अलाइन विथ यू, समटाइम्स ऐसा होता है। तो कई चीजें लालू जी के फेवर में भी हो गई थी उस समय। आवाज पिछड़ों को दिया कि नहीं, ये तो संदेश तो गया कि दिया, संदेश तो आज भी है, और लगता था कि दिया आवाज। लेकिन पिछड़ों को आवाज तो तभी मिलनी शुरू हो गई ना, जब 47 में देश आजाद हुई, तो आपने उनको 134 सीट रिजर्व कर दी है SC/ST के इलेक्शन में, जी। रिजर्वेशन दे दिया, तो आवाज तो तभी मिल गई, जी। है ना। आवाज तो मिल गई होगी, तभी तो कर्पूरी ठाकुर बने होंगे, बीपी मंडल बने होंगे, या आप भी बने होंगे। आवाज तो मिल ही रही होगी ना। डेफिनेटली सर। देखिए, कई चीजें ना उनके फेवर में हो गई, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप समझिए
अच्छा हाँ, एक है कि पावर हंगर, मतलब ये चीज इनसे सीखना चाहिए कि ये कितना फोकस्ड है और पावर हंगर कितना ज्यादा थी। कई बार 3-4 बार उदाहरण देख चुके हैं लोगों ने। देखिए, और ऐसा नहीं है कि लालू यादव के बहुत अपराजित योद्धा थे कि इनविंसिबल है, उनको हराया नहीं जा सकता है। ये जेपी आंदोलन से निकले थे जी इमरजेंसी के टाइम में, सही है सर। 77 में जीत कर आए। थोड़ा सा ना मास अपील इनकी जनता पे हो जाती है, या उस समय तो हो जाती थी, जनता इनको अपने बीच का समझने लगा था। ये सब तो है इनमें। बिल्कुल 77 में ये जीत कर आए, फिर 80 में हार गए लोकसभा ये, हम्म, और 84 में इतनी करारी शिकस्त हुई कि तीसरे नंबर पर चले गए। ठीक है, 89 में देश में सरकार बदली, करीब करीब सारी पार्टियां राजीव गांधी के अगेंस्ट ही थी। मुझे याद है यहां पे लिखा होता था स्टेडियम के पास दीवालों पे कि विदेशी बीवी विदेशी कार नहीं चलेगी ये सरकार। फिर भी आप वोट के टर्म्स में देखो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि वोट कांग्रेस को कितने मिले थे। बिल्कुल चुनाव हुआ, केंद्र में तो लालू जी मंत्री भी नहीं थे, बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस थे, नीतीश कुमार थे, रामविलास पासवान थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन लालू जी मंत्री नहीं थे। फिर यहां विधानसभा के चुनाव हुई। रामसुंदर दास जी जो पहले मुख्यमंत्री रह भी चुके थे इसके पहले बिहार में, रामसुंदर दास जी वीपी सिंह के चॉइस थे मुख्यमंत्री के, और वो बनने जा रहे थे। लालू यादव जी ने चंद्रशेखर के थ्रू लॉबी किया, चंद्रशेखर जी जो पीएम थे ना, जी जी उनके थ्रू लॉबी किया कि नहीं, चुनाव होनी चाहिए लीडर की। अच्छा, आइडियली आप देखो तो अगर चुनाव भी होनी चाहिए तो दो किन लोगों में होनी चाहिए? जो 2 सदस्य चुन के आए हैं विधानसभा से, बिल्कुल सर। 2 विधायक। लालू यादव जी ने तो विधानसभा का चुनाव लड़ा भी नहीं था, ठीक है, जी पर फिर भी इस बात में वो सफल हो गए कन्विंस कराने के लिए कि हाँ ठीक है अब चुनाव होगा। लेकिन यह पता था इनको कि ये चुनाव हार जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर जी की मदद से रघुनाथ झा को भी खड़ा करा दिया अपर कास्ट वोट काटने के लिए। और रघुनाथ झा को इसलिए बहुत मानते थे लालू यादव। उसके बाद से रघुनाथ झा जी खड़े हुए, चुनाव का रिजल्ट आया, 56 वोट मिली रामसुंदर दास जी को, 59 वोट मिली लालू यादव जी को, और 12 वोट मिले रघुनाथ झा जी को, जो उन्होंने काट लिया अपर कास्ट का वोट जो रामसुंदर दास जी को मिलने वाले थे। ये मुख्यमंत्री बन गए। अब चीजें देखो कैसे अलाइन होनी शुरू हुई। उसके बाद वीपी सिंह जी ने, मंडल कमीशन पूरी की पूरी वीपी सिंह जी की देन थी, ठीक है। देवीलाल नहीं चाहते थे कि मंडल कमीशन लगे, वो सरकार चल रही थी बीजेपी के सपोर्ट से बाहर से, वो नहीं चाहते थे कि मंडल कमीशन लगे, समर्थन भी उन्होंने खींच लिया, ठीक है, कुछ बहाना कुछ और बना दिया। वाम दल तो सरकार का हिस्सा ही थे, वो भी नहीं चाहते थे कि मंडल कमीशन लगे। वो तो बिल्कुल, उन्होंने तो खैर बंगाल में मंडल कमीशन लागू भी नहीं किया कई सालों तक। सबके विपरीत जाके वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू कर दिया। उस समय इतनी सोशल मीडिया, इतना इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो ये तो मैसेज चला गया कि लालू जी ने मंडल कमीशन, अच्छा ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा क्या है कि राजीव गांधी जी ने ना सितंबर 89 में SC/ST एक्ट पास करवा दिया था, SC/ST एक्ट को पास करा दिया था जी जो 90 के जनवरी में वो चुनाव के बाद लागू हो गई, अमली जामा। अब वो भी मैसेज चला गया कि इन्होंने SC/ST एक्ट ये करा दिया, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, इधर आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर आए। यात्राएं तो होती है, आज भी होती है ना, तिरंगा यात्रा होती है, भारत जोड़ो यात्रा होती है, वोट चोरी यात्रा होती है, पूरे इंडिया से निकल गए, यहां पे इन्होंने अरेस्ट कर लिया जी तो मुस्लिम का वोट का इंटैक्ट हो गया, ठीक है। तो चीजें अलाइन भी हो गई पूरी तरह से। जो मैं आपको बताया था कि पावर हंगर है, तो एक तो आपने देख लिया, यहां पे चुनाव भी नहीं रहते फिर भी उन्होंने मैनेज कर लिया। फिर 97 में जब
जनता दल के अध्यक्ष थे तो शरद यादव भी चुनाव लड़ रहे थे, तो ये तय हो गया कि अब जनता दल के अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे, तो इन्होंने उसी दिन पार्टी तोड़ के आरजेडी बना दी। और जब ये अरेस्ट हुए, जब लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अब जाएगी, फिर भी इन्होंने पावर नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा कि नहीं, पावर, राबड़ी देवी को डमी मुख्यमंत्री बना दिया, पावर अपने पास ही रहे। ये तीसरा एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल आप देखो, 2005 में जो असेंबली इलेक्शन हुई, 2 बार इलेक्शन हुई थी, आपको पता नहीं होगा। पहले फरवरी में हुई तो 29 सीटें रामविलास पासवान को आई थी। उनका एक ही डिमांड था कि मुख्यमंत्री आपको बनाने पड़ेंगे मुस्लिम। लालू यादव तैयार नहीं हुए। चुनाव में जाना उन्होंने पसंद किया, पर वो करना, क्योंकि पावर ही अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर री इलेक्शन हुई, फिर तो उसके बाद से 20 साल से नीतीश कुमार ही हैं। या जब बीच में नीतीश कुमार के साथ भी 2 बार सरकार बनी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैंने पावर अपने, तो पावर हंगर तो था। अब सत्ता में हिस्सेदारी दी कि नहीं दी, ये मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, दर्शकों पे छोड़ता हूं, आप पे छोड़ता हूं, आप खुद ही सोच लेना कि दी कि नहीं दी। मैं 2004 के इलेक्शन को लेता हूं, 9 को भी मैं ले सकता हूं कि 9 में जो इनके 4 सांसद थे, तो 3 तो राजपूत थे, महाराजगंज से, बक्सर से और वैशाली से, और एक ये खुद थे। मगर 9 का उदाहरण लेना सही नहीं होगा कि ठीक है 4 ही जीत कर आए, बाकी टिकट इन्होंने दी होगी वो जीत ही नहीं पाए होंगे। 4 का सही इसलिए होगा कि एक तो ये पावर में थे बिहार में उस समय तक, ठीक है। दूसरा, बिहार बनने के बाद पहली बार वो इलेक्शन हुआ था, बिहार बंटने के बाद, झारखंड बंटने के बाद जी, ठीक है, बिहार का चुनाव, तो थोड़ी बिहार में इनकी और भी वोट ज्यादा थी, झारखंड में कम था, तो वो भी मेंटेन हो गया था। और तीसरा, सबसे अच्छा प्रदर्शन आरजेडी का वही रहा, 23 सीट जीत कर आए थे वो। इसमें भी वो बात नहीं सोचती कि अरे यार जीत ही नहीं पाए तो फिर कैसे पता चले टिकट दिया होगा। और चौथा कि सरकार में शामिल हुए थे, 7 मंत्री बने थे बिहार के आरजेडी से। तो वो मैं थोड़ा आपको फैक्ट दे दूं, जो 23 लोग इनके जीत कर आए थे ना, उस 23 लोग में 2 तो इनकी SC/ST सीट रही होगी, बिल्कुल सर। अब 21 बच गए। तो 21 में जहां तक मुझे याद है, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह थे, एक शिवहर से थे सीताराम सिंह, 2 हुए। एक विजय कृष्ण बाढ़ से थे जिन्होंने नीतीश कुमार को हराया था, 3 हुए। और शायद खगड़िया से कोई राणा थे, तो 4 तो राजपूत हो गए, ठीक है, 4 तो 6 हो गए। रघुनाथ झा जीत कर आए थे, 7। अखिलेश सिंह भूमिहार, अखिलेश सिंह जी जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, भूमिहार समाज से आए थे, 8 हो गए। 3 मुस्लिम थे, शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन और एक फातमी साहब। तस्लीमुद्दीन जी हुए, शहाबुद्दीन जी हुए और फातमी साहब, 8 3 11 हो गए। अब आप देखो यादव का, 2 सीट पे लालू यादव स्वयं, 1 पे साधु यादव जी, रामकृपाल यादव, मुंगेर से जयप्रकाश यादव, बांका से गिरधारी यादव, जहानाबाद से कोई प्रसाद थे, यादव ही थे, उसके बाद देवेंद्र यादव, ठीक है। एक कुशवाहा समाज से थे आलोक मेहता। तो मोटा मोटी 23 सीट में इन्होंने किसको टिकट दिया, कौन जीते, आपके सामने है। अगर हां पिछड़ों का मतलब केवल इनके ही समाज से है, तब तो सत्ता में हिस्सेदारी दी, जी, ठीक है। अच्छा, अब 7 जो मंत्री बने मैं वो बताता हूं आपको। हालांकि ये तो बात ही थोड़ा सा लॉजिकल इलॉजिकल बेमानी हो जाएगी, क्योंकि जो जो जीत के आएंगे उनसे ही तो मंत्री बनेंगे, ठीक है। 7 मंत्री बने, एक ये बने, एक कांति सिंह बने, ठीक है, वो भी यादव ही थी। एक ये, हाँ शायद वो भी यादव ही हैं। एक ये बने, एक कांति सिंह, 2 हो गए। अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार समाज से, 3 रघुनाथ झा ब्राह्मण, 4 रघुवंश प्रसाद सिंह, 5 राजपूत, तस्लीमुद्दीन तस्लीमुद्दीन जी, जी, 6 मुस्लिम, फातमी 7। 7 मंत्री बनाया आपने,
किसको हिस्सेदारी दी नहीं दी, ये मैं आप पे भी छोड़ रहा हूं कि प्रश्न आपने किया, दर्शकों पे भी छोड़ रहा हूं मैं। सर क्वेश्चन ये है कि आने वाली जातीय जनगणना में आपकी क्या राय है और किसकी कितनी आबादी हो सकती है? देखिए, जातीय जनगणना जो है ना, जब भी जनगणना होती है ना, जी तो माइनॉरिटी तो काउंट होते ही हैं, उनके फिगर तो हर बार काउंट होते हैं, और एससी एसटी भी काउंट हो जाते हैं। हो जाते हैं। जी बाकी आपको हिंदू अनरिजर्व्ड और हिंदू ओबीसी ही काउंट होना जी है ना। तो मुझे लगता है ना, अच्छा चूंकि ये सेंटर कराएगी, और ठीक है, सेंसस तो है भी सेंटर के लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में तो है भी नहीं वो, तो जो राज्यों ने जिसको ओबीसी कर दिया है, पर सेंट्रल लिस्ट में वो ओबीसी नहीं है, ओपन कैटेगरी में है, तो मैं एजम्पशन यही मान के चल रहा हूं कि वो ओपन कैटेगरी में ही रहेंगे, क्योंकि सेंटर में ओपन कैटेगरी में ही है वो, बिल्कुल। और सेंसस सब्जेक्ट भी सेंटर का ही है, वो कराएंगे। तो अगर ये सारे जात को ओपन कैटेगरी में रखा जाए, तो मुझे लगता है कि 150 करोड़ अगर आबादी होगी भारत की, तो 30% के आसपास करीब 45 करोड़ जनरल पॉपुलेशन निकलेगी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली। 30 करोड़ मुझे ऐसे लगता है ना, आप समझिए कि अभी भी मुस्लिम्स को इन लोगों ने ओबीसी में शामिल किया है, फिर भी अभी भी 1/3 मुस्लिम बचे हुए हैं, जैसे बिहार में भी 5% मुस्लिम जनरल में आए, अच्छा है ना। तो अगर 15% मुस्लिम है, तो 5% मुस्लिम जनरल हो गए, ठीक है। आप 2% से थोड़ा ज्यादा क्रिश्चियन है, तो उसमें ट्राइबल हैं और बाकी जनरल है, तो 1% वहां भी मान लीजिए, तो 6 हो गए। 2% से थोड़ा कम है सिख, तो उसमें वो एससी हैं और जनरल है, तो 1 वहां भी मान लीजिए, ठीक है। 7%, आधा परसेंट जैन को मान लीजिए, पूरी की पूरी जैन जो है वो जनरल में है, तो 7.5% मतलब 11.25 करोड़ हो गए, 150 करोड़ का अजम्पशन है। तो उसके अलावा मुझे लगता है कि राजपूत और ब्राह्मण मिलाकर 13 करोड़ आबादी होगी, ठीक है। तो ये 24.5 करोड़ हो गए। जी अजम्पशन हमारा क्या है कि 150 करोड़ आबादी होगी, 30% के आसपास 45 करोड़ निकलेंगे। आबादी कम अगर होगी तो फिर वैसे कम जाएंगे, लेकिन परसेंटेज 30 ही रहेगा, अजम्पशन ये है। तो 13 करोड़ ये लोग निकलेंगे, राजपूत और ब्राह्मण मिलाकर के। 1 करोड़ भूमिहार, हालांकि 1 करोड़ से थोड़ा कम निकलेंगे वो, पर रफली 1 करोड़ रख लेते हैं। 1 करोड़ कायस्थ, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे यूपी में, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यहां सब जगह जो है ना बनिया जनरल में है, बिहार में नहीं है लेकिन सब जगह जनरल में है, तो 3 करोड़ आबादी उनकी भी हो जाएगी, ठीक है जी इसके अलावा केरल में नायर, अच्छी खासी आबादी है, मोर देन 40 लाख, ठीक है। आंध्रा में रेड्डी, कामा, कापू, लिंगायत, वोकालिंगा कर्नाटका में, वहां तो स्टेट लिस्ट में तो है वो ओबीसी में, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। खत्री, अरोड़ा, हरियाणा के जाट, गुजरात के पाटीदार, महाराष्ट्र के मराठा, तो ये सबको जोड़ देंगे अगर, तो 30% के आसपास ओपन कैटेगरी की पॉपुलेशन निकलनी चाहिए, क्योंकि सेंटर सेंसस तो है ही सेंटर का चीज, और जब उनके कास्ट लिस्ट में जो सेंटर में ओपन कैटेगरी में है, तो ओपन कैटेगरी में तो काउंट होंगे वो, बिल्कुल सर। तो 30% के आसपास निकलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो ये लंबा प्रोसेस 27 में शुरू होगा, कब तक चलेगा, फिर बीच में 29 का चुनाव आ जाएगा, बिल्कुल सर। उस पर भी क्या इतना देखा जाए, है ना। सर इतना हम लोग ने रिजर्वेशन पे बात कर लिया, कास्ट पे बात कर लिया, तो अब एक क्वेश्चन आती है सर कि इंटर कास्ट मैरिज पे इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, इंटरकास्ट मैरिज तो अपने देश में होती ही है। नेहरू जी ने अपनी बेटी की शादी इंटरकास्ट ही की। वो तो इंटर रिलीजन था। ठीक है तो इंटरकास्ट ही, इंटर रिलीजन है, जी पारसी थे वो, जी ब्राह्मण तो नहीं थे ना, तो इंटरकास्ट तो हो गई ना, जी ठीक है। एक कांग्रेस के और कद्दावर नेता थे, गृह मंत्री भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, उन्होंने अपने, उनके बेटे आईएएस थे,
उन्होंने अपनी बेटी की शादी शीला कपूर से की, जिसको आप शीला दीक्षित के नाम से जानते हैं। उमाशंकर दीक्षित की बहू थी वो। अच्छा सर। वो भी इंटरकास्ट मैरिज हुई। मुलायम सिंह जी की दोनों बहू हैं, प्रतीक की वाइफ भी, अखिलेश जी की भी वाइफ भी, दोनों भाइयों की, दोनों राजपूत हैं। मुलायम सिंह जी की सेकंड वाइफ साधना गुप्ता। तेजस्वी ने जो शादी किया क्रिश्चियन से किया, यादव तो नहीं होंगी ना वो, जी। चाहे जो भी हो। नीतीश कुमार जी ने स्वयं शादी जो की है वो कायस्थ से की है, आपको पता नहीं होगा? नहीं सर। नहीं पता ना। मंजू सिन्हा जी जो थी कायस्थ थी। बस मेरा कंसर्न यही है ना कि इंटरकास्ट मैरिज में ना बच्चे की जो जाति होनी चाहिए वो मां की होनी चाहिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि बच्चा मेरे गर्भ में रहा 9 महीने, मेरा खाना खाया, मेरा खून पिया, जो भी है, बाहर आया, मेरा दूध पीकर बड़ा हुआ, पूरी जिंदगी मैंने उसको पाला पोसा, सब कुछ किया। मेरी जाति उसकी जाति दोनों की दो हो जाएगी? लॉजिकली सुनकर भी कैसा लगता है ये? अच्छा, पेरेंट का तो, फादर का तो डाउटफुल हो सकता है, मदर का तो कभी नहीं हो सकता। जैसे कुछ दिन पहले किसी ने डीएनए करा दिया था, फादर निकल गया नारायण दत्त तिवारी। मदर वाले केस में तो वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सिंगल मदर वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब आप ऐसे ही सोचो, कोई एससी है, ट्राइबल है, कोई है, मतलब ओबीसी है, जनरल है, कोई भी है, किसी ने धोखा देकर शादी कर ली उनसे, ठीक है, 4-6 महीने में छोड़ के चला गया, लेकिन घर में बच्चा ठहर गया। अब वो बच्चा जब दुनिया में आएगा तो उसकी जाति मां से दूसरी हो जाएगी? नहीं होगी। तो इंटरकास्ट मैरिज में हर हाल में जाति जो है वो मां की होनी चाहिए, मेरा यही बस कहना है। बाकी इंटरकास्ट मैरिज तो होती ही है, ये तो आराम से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, धड़ल्ले से हो रही है। सर, हम लोगों ने कास्ट और रिजर्वेशन के बारे में इतनी बात कर ली, इंटरकास्ट मैरिज पे भी बात कर लिया। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि कोई ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें रिजर्वेशन तो है पर आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए? पहले तो जो आपने कहा कि लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लिस्ट, तो मुझे बड़ी राहत हुई। ओके। मिला कितना देर और चले? आपने कहा था कि आधा 1 घंटा सर आप रहेंगे, जी। और ये लग रहा है 2 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ, हाँ सर, काफ़ी लंबा हो तो गया। मुझे बहुत राहत हुई। जी। देखिए, है तो, जी। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है ना कि उसको हटाया नहीं जा सकता। टीचर की नौकरी में आरक्षण नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आप नहीं हटा पाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है वो। ओके। आप समझिए, स्कूल में आपके बच्चे की नींव गढ़ी जाती है ना, ठीक है, जी जी। घर से ज्यादा समय बच्चा स्कूल में देता है, वहीं सीखता है, क्योंकि घर में तो जो समय दे रहा है उसमें वो सो भी रहा है। वो क्या उठता है, स्कूल चला जाता है, बिल्कुल। फिर आता है, होमवर्क होकर फिर सो जाता है। वो तो कहने की बात है कि घर में रहा, वो तो सोया। ये तो पूरी लॉटरी हो गई ना, किसके हिस्से में कौन टीचर पढ़े, जब टीचर को खुद ही नहीं आता है। अभी हमने आपको बताया 92 नंबर और 37 नंबर, जी। जो 92 वाला पढ़ाएगा वो 37 पढ़ाएगा क्या? प्लस अगर 92 पाने वाला अगर स्टूडेंट है उस लेवल का और 37 पाने वाले उस लेवल के टीचर हैं, तो वो इसको पढ़ाएंगे कि ये उसको पढ़ाएगा? ये भी है ना। तो उसको पढ़ लिख कर नौकरी पानी है, ज्ञान अर्जित करनी है, सब कुछ सीखना है, एग्जाम में compete करना है, तो उसको सिखाने वाला भी उस लेवल का होना चाहिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये एम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी है ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप मान लीजिए ये लॉटरी है, जिसके हिस्से में जो शिक्षक आ गए। चलिए सर, आज इतना अच्छा सेशन चला, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपसे ऐसे ही कुछ मुद्दों पे मैं बात करता रहूँगा। आज के लिए सर धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमारा पॉडकास्ट ऐसे ही देखते रहें और लॉजिकली सोचें और अपने विचारों में बदलाव लाएं। धन्यवाद।